जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या तो हम दिल्ली सल्तनत तक रुक जाते हैं या फिर मुगल एम्पायर तक रुक जाते हैं और इसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं। लेकिन माय डियर फेलोज, साउथ के अंदर क्या हो रहा था उन टाइमों पे जब बाबर यहां पे अपना कब्जा जमा रहा था? तो क्या साउथ में कौन था भाई, क्या कर रहे थे? ऐसे ही आप देखिए कि जब दिल्ली सल्तनत वाले रूलर्स थे, तुगलक्स थे, उस टाइम में साउथ में क्या हो रहा था? क्या कोई हिंदू एम्पायर था भी उस टाइम पे या नहीं था? क्या सिर्फ मुगल एम्पायर ही थे? क्या सब जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे वही भारत के ऊपर राज कर रहे थे? ऐसा नहीं था। साउथ के अंदर बहुत सारे हिंदू शासक भी हमें देखने को मिलेंगे और कैसे हिंदू एम्पायर की फॉर्मेशन होती है वो भी हमें देखने को मिलेगी। ये जो वीडियो है ये यूजुअली मैं आपको पेड के अंदर प्रोवाइड करने वाला था, लेकिन एक डेमो वर्जन हम YouTube पे भी डाल रहे हैं इसका। आप जब इसको देखेंगे ना, आपको एक नेक्स्ट वाली फीलिंग का एहसास होगा, क्योंकि आज आपको गूज बम्प्स तो आने ही वाले हैं जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं, और अंदर एक क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा हाई जाग जाएगी कि भाई क्या पढ़ाई इतनी भी एंटरटेनिंग हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। और जब आप देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको पता लगेगा कि भाई किस लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं। मैंने भी कभी पहले इस लेवल की चीजें नहीं लेके आया हूं, मैं हमेशा एक लेवल नेक्स्ट लेके आता हूं। तो इस बार एक लेवल नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे जब इस सेशन को, तो आप खुद आज एडमिट करके जाएंगे कि भाई इस तरह का सेशन ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही आगे कोई लेके आएगा। इस तरह का सेशन लेके आएगा, हमारा रिकॉर्ड तोड़ेगा तो हम खुद तोड़ेंगे। आइए आज विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, भूमिका बांधते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत में इस वक्त राजा कौन बन के बैठा हुआ है? यहां पे देखिए तुगलक साहब राजा बन के बैठे हुए हैं। अब ये वही पागल राजा है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार, दसों बार बता चुका हूं। ये है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में पहले भी बताया था कि ये दिल्ली से देवगिरी आ गया था, अपनी कैपिटल यहां पे शिफ्ट कर ली थी, लाखों लोगों को मरवा दिया, फिर वापस से यहां पे से वहां वापस चला गया, है ना। और ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी तुगलक्स के अंदर कर रखी है। लेकिन अभी मेरा कंसर्न तुगलक नहीं है यहां पे। तुगलक एक सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक रोल प्ले करेगा। क्यों मैं तुगलक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? जैसे मूवी के अंदर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो तुगलक का यहां पे आना बहुत जरूरी है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए कि यहां दिल्ली सल्तनत में तुगलक है और नीचे देखिए होयसलाज है, उसके नीचे पांड्याज, ककातियाज, ये अलग अलग जो किंगडम्स हैं यहां पे फैली हुई हैं। बस हमने ये देख लिया अभी फिलहाल के लिए। अब आप देखिए यहां पे दो लोग हैं, एक है हरिहर और एक है बुक्का राय। ये दोनों के दोनों जो हैं यही आगे चलकर हिंदू किंगडम की स्थापना करेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कुछ भी करना। अभी इन लोगों को तो इस्लाम कबूल करना बाकी है, अभी इनको जेल में जाना बाकी है, बहुत कुछ इनके साथ घटित होने वाला है, तब जाके एंड में जाके एक छोटी सी किंगडम की स्थापना होने वाली है। दोस्त आप देखिए कि इससे पहले ये क्या कर रहे थे। अभी विजयनगर एम्पायर हम बोलते हैं कि भाई इन्होंने किया, है ना, खड़ा कर दिया, लेकिन उससे पहले कर क्या रहे थे, क्या हुआ ऐसा? सबसे पहले तो देखिए ये फ्यूडेटरी थे रुद्र प्रताप राय, प्रताप रुद्रदेव टू के यहाँ पे। अब ये जो है कि हिंदू किंग है, आपको खुद दिखाई दे रहा है यहाँ पे। साउथ में यूजुअली आप देखेंगे कि हिंदू किंग्स का ही राज था और बहुत सारे टेंपल्स भी आपको हिंदुइज्म के साउथ में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि साउथ में उतनी ज्यादा तोड़फोड़ नहीं हुई जितनी नॉर्थ में हुई है। आपको पता है नॉर्थ में मुगल्स या फिर दिल्ली सल्तनत वाले बहुत ज्यादा आक्रमण किया करते थे, बट साउथ थोड़ा सा उनसे बचा रह जाता था। अब वही चीज है कि ये दोनों क्या होते थे, फ्यूडेटरी। फ्यूडेटरी क्या होता है? सामंत होते हैं, है ना। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे सीएम हो गए, तो एक तरह से इनको आप सीएम टाइप समझ लीजिए। तो ये फ्यूडेटरी कहां पे होते थे? ककातियाज ऑफ वरंगल। ये जो है, ये आपको वरंगल का एरिया दिखाई दे रहा, पूरा उस टाइम पे हुआ करता था। यहां पे ककातिया किंगडम थी, वहां पे उनके ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे, और यही टाइम था मोहम्मद बिन तुगलक का। अब होता क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक सनकी हो रखा होता है, मैंने पहले भी बताया है। वो ऊपर से नीचे दौलताबाद में देवगिरी के अंदर अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है, और यहां से फैलते फैलते वो क्या करता है, इनके ऊपर कर देता है हमला। वरंगल के ऊपर जैसे ही उसका हमला होता है, वरंगल उसके अंडर, क्योंकि उसके बाद तो भैया रिसोर्सेज बहुत है। बेशक से वो पागल राजा है, लेकिन रिसोर्सेज तो बहुत है, कमांडर तो बहुत तगड़े तगड़े हैं ना, है ना, बड़े बड़े जर्नैल है उसके पास, तो वो लड़ रहे हैं, ये खुद थोड़ी लड़ रहा है भाई, है ना। तो ये इन्होंने जितवा दिया इसको, पूरा ककातिया किंगडम आ गया इसके अंडर में। अब यहां पे ये हरिहर बुक्का साहब फ्यूडेटरी बन के बैठे हैं, इन्होंने सोचा भागो यहां से, नहीं तो पकड़े जाएंगे, तो ये भाग लिए यहां से। अब भाग के यहां पे आए पास के एक एरिया में, है ना। ये कौन सा एरिया था? ये कंपिली थी, है ना, कंपिले एरिया था, कर्नाटका में उस टाइम पे पड़ता था। अब यहां पे अगर कोई पूछ ले कि और कौन सा एरिया था, देखो एनीगोंडी एक एरिया है जो कि कंपिली के अंदर है, और कंपिली कहां पे? कर्नाटका में, अगर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको बताऊं तो। अब यहां पे होता क्या है, जैसे ये यहां घुसते हैं, तुगलक साहब यहां भी पहुंच जाते हैं, यहां पे भी आक्रमण करके इसको भी अपने अंडर कर लेते हैं। अब समस्या कहां खड़ी होती है कि ये कहां जाएंगे, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है भागने को, तो इनको तुगलक साहब पकड़ लेते हैं। तुगलक साहब पकड़ के इनको कहां पे डाल देते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक इनको डाल देते हैं जेल के अंदर। अब ये दोनों के दोनों
जेल के अंदर सड़ रहे हैं। अब यहां पे क्या होता है, इनके ऊपर अत्याचार शुरू होते हैं। और आपको पता है अत्याचारों से बचने का एक ही तरीका होता है इस्लाम के अंदर, मतलब इन लोगों के इस्लाम के अंदर, है ना। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को या इस्लाम धर्म को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों का जो बनाया हुआ धर्म है उस इस्लाम की मैं बात करता हूं। तो ये बोलते थे या तो कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो फिर अत्याचार चालू रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों इस्लाम कबूल कर लेते हैं अत्याचारों को सहते सहते, है ना। तो अब इनका पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन हो चुका है और जेल में है ये। लेकिन ऐसा क्या होता है कि भाई इनको जेल से बाहर निकालना पड़ जाता है तुगलक साहब को। उसके पीछे कारण है 1335 का। 1335 के अंदर क्या होता है, तुगलक साहब आपको पता है पागल राजा है, ये कभी कोई करेंसी चला रहे हैं, कागज की करेंसी चला रहे हैं, है ना, कभी वहां से कैपिटल नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, फिर वापस से ऊपर जा रहे हैं। ये जो समस्याएं हो रही थी, प्रजा हो रही थी पागल इनके चक्कर में। और बहुत सारे इनके जो फ्यूडेटरीज होते थे, इनके सामंत थे, जो एक तरह से आप कह लीजिए, है ना, वो क्या कर रहे थे, इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर रहे थे। अब ऐसे में क्या है, जब साउथ के अंदर विद्रोह होना शुरू हुआ, क्योंकि ये साहब तो वापस दिल्ली चले गए, लेकिन साउथ के अंदर तो भाई अब कितनी बार आएंगे नीचे और कितनी बार जाएंगे, है ना, बहुत मुश्किल काम है। और उसको मेंटेन भी करना है ना। एक बार तो कैप्चर कर लिया, लेकिन क्या बाद में आप मेंटेन कर पा रहे हैं? ऊपर से वापस से नीचे आना कितना मुश्किल है इतनी बड़ी सेना के साथ। तो इन्होंने सोचा कि अब इसके लिए एक प्लान खेला जाता है। प्लान क्या बनाते हैं भाई साहब, इन दोनों को कहते हैं कि जेल से बाहर निकाल देंगे तुम्हें, लालच देते हैं कि ऐसा करो, वहां साउथ में जाके जो रिबेलियन हो रहे हैं उनको क्रश कर दो जाके, है ना, क्रश्ड आइस की तरह कैंडी क्रश कर दो, है ना। तो ये दोनों अब जेल से बाहर तो निकलना है भाई साहब को, तो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपका एक फ्यूडेटरी बन के वहां पे जाएंगे, आपके एजेंट बन के जाएंगे और उन रिबेलियंस को क्रश कर देंगे। ये मान जाते हैं इनकी बात को, है ना। अब ये जाते हैं नीचे, लेकिन नीचे का मतलब है कि ऊपर से नीचे, क्योंकि यहां पे तो कैद में है ना, यहां से अब ये आते हैं साउथ के अंदर। लेकिन साउथ के अंदर आकर इन्हें लगता है कि भैया हमारा धर्म तो हो चुका है भ्रष्ट। तो आकर ये एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो इनको, इनकी आत्मा को वापस से जगाता है। वो होते हैं ये गुरुदेव। ये गुरुदेव साहब का क्या नाम है, गुरु विद्यारण्य, है ना। विद्यारण्य साहब के पास जब ये आते हैं तो ये अपनी गाथा सुनाते हैं। तो विद्यारण्य साहब कहते हैं कि भैया तुम परेशान मत हो, तुम्हारा धर्म बेशक से भ्रष्ट हो गया, मैं शुद्धिकरण करता हूं, वापस से हिंदुइज्म को अडॉप्ट करो। तो ये काम सबसे पहला तो ये करते हैं कि हिंदुइज्म को वापस से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, अपना शुद्धिकरण करते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई अपने ही लोगों के साथ नीचे जाके लड़ेंगे कि क्या करेंगे, है ना, समझ ही नहीं आ रहा है। तो गुरु साहब बोलते हैं कि भाई ऐसा है, तुम्हें मैं एक आइडिया देता हूं, बेस्ट आइडिया देता हूं, तुम दोनों काफी समझदार हो और काफी बलशाली भी दिख रहे हो, ऐसा करो एक हिंदू किंगडम की स्थापना कर डालो तुम लोग, है ना। तो ये जो है इनको एक आइडिया दे दिया। अब वही है ना, एक आइडिया पूरी की पूरी दुनिया बदल देता है। अब इनके माइंड में आ गया कि भैया हम क्यों करें तुगलक के लिए, तुगलक कौन सा वापस से नीचे आ रहा है, तुगलक खुद मजबूर हो रखा है, खुद उसके खिलाफ इतने रिवोल्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका सहारा लेते हैं। इन्होंने इन्हीं रिवोल्ट्स का सहारा लेकर एक जगह अपने अंडर कर ली और वहां पे छाप दिया विजयनगर एम्पायर। और ये 1335 से 1336 एडी की बात है। और यहां पे ही बनता है विजयनगर एम्पायर। आज की डेट में अगर इस जगह को बोलना हो तो ये हम्पी है। हम्पी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम डाल दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक हिंदू किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट होती है विजयनगर एम्पायर की, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो मैं बता रहा था बेसिकली यही बताने के लिए था कि विजयनगर एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है ना। और अभी बहामनी किंगडम की भी शुरुआत होगी, वो एक मुस्लिम शासक की होगी, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे जब उसकी शुरुआत होगी। अभी तो विजयनगर आप देखिए, आपको हंसी आएगी कि कितना क्या विजयनगर। आप देखिए ये छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको पूरे इंडिया में, ये एक डॉट है ना, जो यही विजयनगर एम्पायर है अभी, है ना। तो आज की डेट में अभी के लिए जब हम इस पूरी टाइमलाइन में चल रहे हैं तो इतना ही है इन दोनों भाइयों के पास, है ना। और यहां पे देखिए कि राजा कौन बनते हैं, हरिहर साहब बनते हैं। पहले हरिहर राय बनेंगे, बाद में बुक्का राय बनेंगे। तो यानी कि यहां पे राजा अभी हरिहर राय हैं। तो ये इतने से एरिया के अंदर विजयनगर एम्पायर है। अब यहां पे साइड में आप देखेंगे तो ये कौन सा है, होयसला एम्पायर है। फिर दूसरी तरफ देखेंगे तो माबार है। माबार जो है ये मालाबार नहीं है, मालाबार इस तरफ होता है, इधर माबार होता है। तो यही माबार का नाम मदुरई भी होता है। ये पहली ऐसी जगह होती है जो कि तुगलक से डिटैच हो जाती है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट बनती है जो तुगलक से आजाद हो जाती है, क्योंकि रिबेलियंस हो रहे थे तो भैया इसकी सुन नहीं रहे हैं, अपने आप को अलग कर लिया तुगलक से। कि आज के बाद अलग का मतलब क्या होता है कि आपको आज के बाद कोई टैक्स नहीं मिलने वाला भाई, हमारी तरफ से कोई पैसा हमारा तुम्हारी जेब में नहीं जाएगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत है आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं, नहीं तो फिर चुपचाप से वहां जहां घोंसले में बैठे हो बैठे रहो। अब इनके छोटे से
रेवेन्यू के लिए बताओ, वो आदमी इतनी बड़ी सेना लेके यहाँ पे आएगा, 10 लोगों से और दुश्मनी लेगा, बहुत मुश्किल काम होता है ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो दूर दूर की किंगडम है उनको अपने साथ मिलाने का बहुत ही दिक्कत भरा काम रहता है, और उनको संगठित करना अपने आप में एक चैलेंज रहता है ना। इसीलिए जो ये लोग क्या करते थे, अपनी किंगडम को ना, अपनी कैपिटल को यूजुअली बीच में रखते थे। बीच में रखने से क्या रहता है कि सबको अपने कंट्रोल में आप लेके रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये अलग है ना। और यहाँ पे एक और चीज समझनी है, इसकी ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी रिवर है भाई? ये है कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे आप देखिए ये है तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी। ज्योग्राफी में हमने बहुत अच्छे से इन चीजों को कर रखा है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये अब आपको समझाता हूं मैं। आप देखिए कि अगर विजयनगर के ऊपर किसी को हमला करना है तो पहले तो उसको कृष्णा रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी किश्तियां चाहिए, बहुत मुश्किल काम है रिवर को क्रॉस करके, और फिर वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से सब कुछ करना, फिर उसको तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस करके विजयनगर तक हाथ डालना पड़ेगा। यानी इसका यहां पे आना इतना आसान काम नहीं है। अगर आएगा तो बहुत सारा धन इसका जाएगा, बहुत बड़ी सेना, और ऊपर से आने का चैलेंज, और वहां का जो क्लाइमेट है वो जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है तुगलक साहब के लिए कि वो नीचे आकर इनको अब पेल दे, है ना। मुश्किल काम है ये तो, लेकिन इन्होंने अपना काम कर दिया है, ये शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और यही जो यहाँ पे ये जो तुंगभद्रा रिवर है ना, तुंगभद्रा रिवर की आसपास का जो एरिया होता है उसको तुंगभद्रा द्वाब बोलते हैं। अभी उसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो माबार है या मदुरई है, यहाँ पे जब ये सेपरेट होता है तो यहाँ का सुल्तान किसको घोषित किया जाता है? सैयद एहसान शाह को। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम यहीं पे। अब देखो, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो होयसला यहाँ पे मेन पावर है, एक माबार वाले, ये अलग हो चुके हैं तुगलक साहब से, और होयसला वाले तो ऑलरेडी हैं। तो ये दोनों अब आपस में झगड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो एरिया है ना अब अलग हुए हैं, तो अब वो क्या कोशिश करेंगे कि आपस में एक दूसरे का एरिया कैप्चर करने की, या आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज कैप्चर करने की। दिस इज जस्ट द गेम ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि पावर को बेसिकली सेंट्रलाइज करना है, कि हमारा ही रूल चले, आप हमें ही टैक्सेस दें। अब यहां पे राजा कौन होता है? होयसला का राजा कौन होता है भाई? वीर बल्लाल 3 होता है। और यहां पे अगर माबार का राजा या मदुरई का राजा आप बोले तो होता है सैयद एहसान शाह, ठीक है। अब 1343 के अंदर क्या होता है? बैटल ऑफ मदुरई होता है। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई करके कैलेंडर लगा लगा के आपको बताया, ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए, है ना। अब इसको बड़ा करके भी यहां पे दिखा दिया कि इसका और इसका युद्ध हो रहा है, बेसिकली आपस में ये युद्ध होने वाला है। अब ये जब युद्ध होता है, दोनों बहुत घमासान लड़ाई करते हैं, लेकिन ये जो होता है ये ज्यादा तेज होते हैं मदुरई वाले थोड़े से, और ये क्या करते हैं? इनको पकड़ लेते हैं। होयसला के राजा वीर बल्लाल को जैसे ही पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ही ब्रूटली इनको किल किया जाता है, मांस नोच नोच के पूरा इनको शरेआम किल किया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं? इनका कोई इरादा इस किंगडम को कैप्चर करने का नहीं था, बस हराने का था, और धन धुन लूट के अपना निकलने का था, है ना। सिर्फ इतना ही इनका मेन टारगेट हुआ करता था। तो ये अपना तो धन धुन लूट के वापस से निकल लिए मदुरई की तरफ। अब यहां पे होयसला किंगडम के अंदर राजा कौन बनता है? इन्हीं का एक बेटा होता है विरूपक्षा बल्लाल, है ना। तो वो अभी इतना भी बड़ा नहीं होता है ना। तो विरूपक्षा बल्लाल जो होता है वो बन जाता है राजा। और ये कब होता है? इनके मरने के बाद, लगभग 1343 के आसपास का समय है। और होता क्या है, अचानक से 1346 के अंदर विरूपक्षा बल्लाल की भी डेथ हो जाती है। अब समझना पूरी की पूरी खेल को आप। जैसे ही विरूपक्षा बल्लाल जो इसका बेटा है उसकी डेथ होती है, अब समझो आप कि इधर विजयनगर एम्पायर छोटा सा वेट कर रहा है कि कहीं तो एक्सपेंशन मिले, छोटे सी जगह पे है ना। इधर इसको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। देखो, जब किसी को राजा बनना है या कोई स्टेट बनानी है तो इट्स द गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर। जैसे ही अवसर मिला उसका इस्तेमाल कीजिए। द सेम अपॉर्चुनिटी विल नॉट नॉक योर डोर अगेन एंड अगेन, है ना। सेम अपॉर्चुनिटी वापस से नहीं आएगी। अगर आप नहीं उसका फायदा उठाएंगे तो कोई और उठाएगा, बट उठाएगा जरूर, है ना। तो आप देखिए कि इस पूरे एरिया को कैप्चर करने के लिए अब इन दोनों भाइयों ने प्लान बना लिया कि भैया यहाँ पे तो कोई राजा ही नहीं है, चलो फिर खेल खेल देते हैं। इन्होंने उठ के क्या किया, यहां से आकर यहां पे युद्ध का आगाज कर दिया। या राजा है नहीं है, बिना राजा के पूरे का पूरा इनको तो तोहफे में मिल गया। अब होयसला किंगडम क्या बन जाती है? ये बन जाता है पूरा का पूरा एरिया, यहां से अगर यहां तक देखते हैं तो ये बन जाता है न्यू विजयनगर एम्पायर, है ना। तो आप देखिए कि कैसे बिल्कुल फर्श से अर्श तक तुरंत से पहुंच गए, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए। इसीलिए आपको बोलते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो सही डायरेक्शन में कीजिए और अवसर की तलाश कीजिए, डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे, है ना। वही चीज इन्होंने की। लेकिन अभी इनके लिए
काम खत्म नहीं हुआ है। आप क्या सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने ये राज्य हासिल कर लिया तो इनको बहुत गुलछल्ले उड़ाने को मिल गए? ऐसा कुछ नहीं है। अब इनका नए दुश्मन क्रिएट हो गए, क्योंकि इस राज्य का दुश्मन कौन है? माबार है, मदुरई है। तो इनका नया दुश्मन कौन हो गया? अब मदुरई हो गया। पर क्या सिर्फ मदुरई हुआ? जी नहीं, मदुरई से कहीं ज्यादा इनकी नाक में जो दम करने वाला है वो अब यहां पे पनपेगा इस एरिया के अंदर, और वो होगी बाहमनी किंगडम। वो इन लोगों की नाक में दम करके रख देगी और आपस में बहुत इनकी लड़ाई झगड़े होंगे। एंड तक हम देखेंगे इसके अंदर, और देखते हैं कि कौन विनर रहेगा, है ना। लेट्स सी, देखते हैं। और फिर मदुरई के अंदर क्या होने वाला है? क्या विजयनगर इतना ही रहेगा? वही चीज तो खेल है जो हमें देखना है अभी। लेट्स सी, देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि यहां पे तुगलक्स का रूल देखिए बहुत ज्यादा फैला हुआ था। ऑलरेडी नीचे से बहुत सारे लोग अलग इनसे हो चुके हैं, ठीक है। अब जो बारी है ये बीच वालों की, दौलताबाद के आसपास की, अब इस जगह की बारी है, ठीक है। अब यहां पे देखो इसी चीज को, आप देखिए कि क्या होता था। ये जो बंदा था इसने अलग अलग जगह पे अपने गवर्नर्स नियुक्त कर रखे थे या कमांडर्स नियुक्त कर रखे थे। उनको बोलते थे ये बोलते थे अमीराने सदा, है ना। अमीराने सदा जो होते थे, हर एक अमीराने सदा के अंडर 100 सोल्जर हुआ करते थे। अब आप खुद सोचिए कि अगर 50 अमीराने सदा एक साथ मिल जाएं तो 50 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो गया? 5000 सोल्जर एक साथ इकट्ठे इन लोगों के पास हो गए और इनके 50 कमांडर बन गए। एक तरह से आप समझिए इस चीज को, तो होगी ना एक जबरदस्त सेना इकट्ठी हो गई। ये तो भाई अगर 100 मिल जाए तो 10,000 हो गए। तो ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे अमीराने सदा आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि भैया ये तुगलक की जो पॉलिसी है इनसे हम दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अब इसको पेलने का टाइम है, हम इससे अलग होते हैं। तो बहुत सारे अमीराने सदा मिलकर रिवोल्ट कर देते हैं तुगलक साहब के खिलाफ। अब जब तुगलक साहब को ये पता लगता है कि अच्छा मेरे खिलाफ ऐसे करके देखते हैं, अच्छा तुम पेलोगे मुझे, आओ अब मैं तुम्हें पेलता हूं, ये इनको क्रश करने के लिए मुंह उठा के यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं इनके साथ, है ना। अमीराने सदा जो है वो इनके साथ लड़ रहे हैं, पूरी इनकी फौज, उनकी फौज आपस में, है ना, दो दो हाथ कर रही है। लेकिन 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 यहां पे किस्मत को कुछ और मंजूर था। अब क्योंकि रिवोल्ट इनके खिलाफ हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, नीचे वाला पहले एरिया जा चुका है, लेकिन साइड से इतने में इनको खबर आती है कि भैया यहां गुजरात से भी रिवोल्ट हो गया। जैसे ही गुजरात से रिवोल्ट होता है, भाई साहब दबे पैर दौड़ लेते हैं गुजरात को। अब आप सोचेंगे कि भाई गुजरात को क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गुजरात में आप देखिए ना, व्यापार के लिए कितने सारे पोर्ट है, समुद्र के साथ एरिया लग रहा है ना, बहुत सारे पोर्ट है। यहाँ इनको क्या मिलना था? यहाँ कुछ भी नहीं मिलना था। जो लैंड लॉक्ड एरिया है वहां से इनको इतना कुछ नहीं मिल पाएगा जितना यहाँ पे व्यापार के लिए मिल जाएगा, है ना। तो गुजरात ऊपर से ऊपर इंटैक्ट है पूरे का पूरा, तो गुजरात जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा इनका। तो गुजरात तो नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत से। इसीलिए इनको लगा कि भाई ये मेरा मेन जगह है, इसको मैं नहीं जाने दूंगा। तो फटाफट से भाई साहब भागकर जाते हैं गुजरात की तरफ, और इधर सारा का सारा रिवोल्ट छोड़ जाते हैं। जैसे ही रिवोल्ट छोड़ के गए, इनके तो भाई मजे हो गए, है ना, गुलछल्ले उड़ाएंगे अब ये। इनको तो एकदम सजा सजाया पूरा का पूरा राज्य मिल गया ना। अब ये अमीराने सदा क्या करते हैं, ये आपस में डिसाइड करते हैं कि भैया अब सुल्तान किसको बनाया जाए। बट उन्हें पता है कि भाई तुगलक वापस भी तो आ सकता है, अभी खेल खत्म थोड़ी हुआ है। तो क्या करते हैं, सब बूढ़े बूढ़े खड़े होते हैं। अब देखते हैं कि सब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो बताओ किसको दाव पे लगाया जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो राजा बनेगा उसको टॉर्चर भी कल को किया जा सकता है, उसकी आंखें निकाल ली जा सकती हैं, उसको काट दिया जाएगा आरे से, बीच में कुछ भी हो सकता है। वो पागल राजा वो वापस से आ गया तो आपको पता है ना कैसे कैसे तसीहे दिए जाते थे मुगलों के टाइम में या दिल्ली सल्तनत के टाइम में। तो आपको पता है कि ये लोग कैसे करते थे। तो इस वजह से अब इन्होंने सोचा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हैं अमीराने सदा ने। तो इन्होंने सोचा सबसे ज्यादा कम वैलिडिटी किसकी बची है। अब सबसे कम वैलिडिटी इस बुढ़ऊ की बची थी, है ना। तो जो बुढ़ऊ एकदम लुढ़कने की कगार पे है, अब उसको बना देते हैं राजा, है ना, सुल्तान बना देते हैं। कल को अगर ये पागल राजा आया हमारे यहाँ पे, है ना, तुगलक, तो हम बोल देंगे कि भैया ये बुढ़ऊ चाहता था, हम तो इसको फॉलो कर रहे थे, हमें कुछ नहीं पता है, सारा ठीक है, बुढ़ऊ पे वोट देंगे। अब ये बुढ़ऊ को, इसका नाम था इस्माइल माख, इसको बना देते हैं सुल्तान। ठीक है भाई। अब भाई दाव पे तो लगा हुआ है, इसको भी समझ में आ रही है ना। तो अब क्या होता है, कुछ समय के बाद जब सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाती है तो इस्माइल माख क्या बोलता है कि भाई अब मैं हो गया हूं बुढ़ऊ, बहुत तुमने मेरा इस्तेमाल कर लिया, इस्माइल का इस्तेमाल बहुत हो गया, अब तुम लोग क्या करो, किसी और को राजा बनाओ जो यंग बंदा हो, जो तुम्हारी सच में हेल्प कर पाए। अब ये सारे के सारे इसकी तरफ, मुंह की तरफ देखते हैं जितने भी अमीराने सदा हैं कि अब किसको बनाए। तो ये बोलता है कि भाई तुम क्या करो, एक आदमी है हसन गंगू, ये हसन गंगू जो है इसको बना दो। इसने क्या किया है लेटेस्टली, यहां पे एक जगह है गुलबर्गा, है ना, यहां गुलबर्गा है दौलताबाद के पास ही। तो गुलबर्गा को इसने फतेह किया है, बहुत खतरनाक लड़ाका है, तो इसको बना दो, है ना। तो सब लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि खुद तो बनने को कोई रेडी नहीं था, मुश्किल काम था, है ना, कट भी सकता है कल को अगर जो बना, तो इसीलिए इसको बना देते हैं। जब ये आता है पिक्चर में,
अब ये क्या करता है, इसको पता है कि भाई सबको कंट्रोल में रखना है। और ये मैंने बात पहले भी बहुत बार आपको बताई है कि जो भारत के लोग थे ना, वो फारसी लोगों से, पर्शियन से थोड़ा खौफ खाते थे। तो इसने क्या सोचा कि भैया वहां का एक बहुत जबरदस्त लड़ाका हुआ है, उसका नाम था बहमन शाह। तो इसने क्या बोला, जैसे आज भारत के अंदर देखते हैं हम, है ना, कि कोई अपने नाम के पीछे गांधी लगा ले, बेशक से वो गांधी नहीं है लेकिन अपने नाम के पीछे गांधी लगा ले, सरनेम लगा ले पॉलिटिक्स के लिए, वैसे ही इसने एक तरह से इस्तेमाल किया बहमन शाह के नाम को। इसने अपना नाम रख लिया अलाउद्दीन बहमन शाह। क्यों रखा? फारसी कल्चर को एक तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि लोग इससे खौफ खाएं और ज्यादा पंगा ना लें, और लोगों को एक इल्यूजन क्रिएट हो कि भाई ये उसका मतलब वंशज है बहमन शाह का। जैसे यहाँ पे अगर कोई वोट कर दे गांधी के नाम पे, कि कोई बंदा अपने नाम के पीछे गांधी लगा ले और उनको जाके वोट कर दे, इसलिए कर दे कि अरे ये तो गांधी जी हैं, गांधी जी के वंशज हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है ना, है ना। अब आप देखिए कि सोनिया गांधी जी हैं जो, तो क्या वो गांधी जी की वंशज है? महात्मा गांधी की वंशज थोड़ी हैं। कॉमन सेंस समझ रहे हो ना, वही चीज इसने की। तो एक तरह से इसने अपना राजपाट कहां पे बना लिया, कैपिटल किसको बना लिया, गुलबर्गा को बना लिया, जिसको इसने फतेह किया था। यानी कि अब देखिए कि यहां पे किसकी स्थापना हो गई, बहमनी किंगडम की हो गई है। और बहमनी किंगडम नाम भी कहां से आ रहा है, क्योंकि इसने अपना नाम बहमन शाह रख लिया है, और इसी के नाम से आ गए किंगडम, बहमनी किंगडम। कब स्थापना होती है, कब बनता है? 1347 के अंदर बहमनी किंगडम यहां पे बन जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लोकेशन, ये है बहमनी किंगडम, और इस तरफ है विजयनगर एम्पायर। ये दोनों अब जो है खतरनाक राइवलरी है, इन्हीं के बारे में हमें देखना है। और बहमनी किंगडम के बारे में अगर देखते हैं तो ये फैली कहां तक हुई थी, इस तरफ ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये है आपकी कृष्णा रिवर, है ना। तो इसकी जो बाउंड्री थी बहमनी किंगडम की, ये कृष्णा रिवर के यहां तक थी, और ऊपर देखा जाए तो एक जगह है बेराड, यहां तक थी, है ना। तो नॉर्थ और साउथ की इसकी बाउंड्रीज क्लियर हो गई। ऐसे ही विजयनगर की भी हमें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे का खेल क्या हुआ। 1347 के टाइम में बहमनी किंगडम ऑलरेडी बन चुकी है। अब देखो, आप सोचेंगे कि ये और ये आपस में भैया झगड़ते क्यों हैं, क्यों लड़ाई हो रही है इनके बीच में? केवल इनके बीच में लड़ाई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है कि इन दोनों के ही बीच में लड़ाई होगी। ये तो एक होगी बहमनी किंगडम, ये हो गई विजयनगर एम्पायर। लेकिन यहां पे माबार जो है ये भी लड़ने को फिर रहा है, इधर रेड्डीज हैं ये भी लड़ने को फिर रहे हैं, इधर वारंगल है ये भी लड़ने को फिर रहा है। ये 5 लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है इकोनॉमिक्स, पैसा, सारे का सारा धन संबंधी दिक्कत है। आप सोचेंगे कौन सा धन, कहां का धन? अभी बताता हूं। अभी तो धन होता सभी के पास है, दिखाता कोई नहीं, वही वाली बात है। पहला है तुंगभद्र दोआब, जिसको कि रायचूर दोआब भी बोलते हैं। तुंगभद्र दोआब कौन सा है? ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है तुंगभद्र दोआब। वो वैसे भी आपको समझ आ रहा होगा, ये कृष्णा रिवर है और ये तुंगभद्र रिवर है, तो इसके आसपास का एरिया। कोई भी रिवर होती है उसके आसपास की सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है या नहीं होती? ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? आपको आज फील होगा कि ज्योग्राफी, पहले के लोग क्यों इसको ध्यान देते थे, क्यों इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। युद्ध लड़ने के लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, और इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट। आपको अगर पता ही नहीं है ज्योग्राफी के बारे में तो आप फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर राजा भी हैं तो क्या करेंगे जब आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं? चाणक्य को इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी है, ज्योग्राफी की नॉलेज भी है, पॉलिटिकल की भी नॉलेज है, तब जाके वो चाणक्य बन रहे हैं। तो वही कहानी यहां भी है ना। तो अब ये जो एरिया है, यहां की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, और उस टाइम पे मेन इकोनॉमी का क्या होता था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था मेन इकोनॉमी हुआ करता था, पूरी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक सारी एग्रीकल्चर से चल रही है, या फिर पशुओं से चल रही है, पशुओं का आदान प्रदान हो रहा है, घोड़ों की खरीद फरोख्त हो रही है, ये सब हो रहा है ना। तो कहने का मतलब, मुद्दे की बात क्या हो रही है वो आपको समझ आ रहा है? ये हो रही है एग्रीकल्चर की। यहां से आएगा बहुत सारा पैसा, लाखों रुपए, है ना, उस टाइम के हिसाब से लाखों रुपए। तो ये जो एरिया है इसके लिए लड़ रहे हैं, पहला केस। दूसरा किस लिए लड़ रहे हैं? ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, इस एरिया को बोलते थे कोंकण रीजन। अब ये जो कोंकण रीजन है, इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं भाई? इसके लिए देखिए कि उधर अरब से कोई भी घोड़े वगैरह मंगवाने हैं तो यहाँ पे पोर्ट हुआ करता था। एक तो गोवा है ना, गोवा वाले बीच पे फोटो तेरी खींच के, है ना, वही वाला ना, फुल ऑन वहां पे इंजॉय करेंगे। तो गोवा का क्रेज आज भी है, गोवा का क्रेज तब भी था। तो यानी कि यहाँ पे है गोवा, बेलगांव, ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे, और वो पोर्ट्स व्यापार में बहुत हेल्प करते हैं। आपको कोई भी उधर से सेना मंगानी है, घोड़े मंगाने हैं, कुछ भी आपको चीज़ें चाहिए हैं, कुछ भी खरीद फरोख्त करनी है, अपना सामान उधर भेजना है, इस तरफ पूरा एशिया है ना, आप समझ रहे हैं ना, पूरा एशिया इस तरफ है ना, और या फिर उधर से कुछ भी मंगाना है तो आप कहाँ से मंगाएंगे? इन्हीं पोर्ट से तो आएगा, बंदरगाह से तो आएगा। आज भी तो पोर्ट से बहुत कुछ आता है, शिप के थ्रू आता है। तो इसी वजह से इसको भी हर कोई कब्जे में करना चाह रहा था। दूसरा दिक्कत। अब तीसरी दिक्कत क्या थी इनकी लड़ाइयों की? तीसरा था गोदावरी और कृष्णा का बेसिन। आप देखिए कि मैंने पहले भी आपको समझाया
एक सेकेंड, ये जो रिवर थी ये तो थी कृष्णा, और ये जो थी ये कौन सी है, गोदावरी रिवर। मैंने सब लिखा हुआ है ना। अब खुद बताओ मेरे को कि ये गोदावरी होगी ये कृष्णा होगी, तो इनके बीच का जो एरिया है क्या ये भी खेती वाला एरिया अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों रिवर्स के बीच में एरिया है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो अगेन यहाँ से भी एग्रीकल्चर मिलेगा। तो ये 3 एरिया ऐसे थे जिनके पीछे इनका बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो रहा था, और स्पेशली तो ये कोंकण और तुंगभद्रा जो है ना, ये 2 एरिया ऐसे थे जिनकी वजह से इनकी लड़ाइयां हो रही थी। अब इन्हीं लड़ाइयों के चक्कर में क्या हो रहा था, आपस में लोग मारकाट मचाए हुए थे। आइए देखते हैं कि वो मारकाट कैसे मची हुई थी, वही तो सारा का सारा खेल है। अब आपको थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेंगी कि सबसे पहले सुल्तान कौन बनते हैं, हसन गंगू साहब बनते हैं बहामनी किंगडम के। नीचे मैं बना रहा हूं विजयनगर एम्पायर, दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिए कि यहां पे भाई साहब कौन है, हसन गंगू साहब है, 1347 से 1358 के बीच में। लेकिन 13 इनका जो मेन काम था वो मैंने बता दिया, जो इन्होंने मेन चीज किया इनके बारे में मेन थिंग थी वो ऑलरेडी बता दी। इन्होंने लगभग 10 साल राज किया, एक एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की पूरी की पूरी। लेकिन इनके बाद जो राजा आता है या सुल्तान आता है वो होता है मोहम्मद शाह वन। ये 1358 से 1375 एडी के बीच में आता है। इसकी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि हरामी है ना। तो ये जो बंदा है ना, ये बहुत मारकाट मचाता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी कारण थे कि क्यों मारकाट मचा रहा है ना। तो अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक और चीज समझनी है कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो है विजयनगर का अगर हम देखते हैं तो 1335 से 1356 के बीच में हरिहर राय जो है वो राजा बनता है। और ऐसे ही हरिहर के बाद कौन बनता है, हरिहर और बुक्का, ये वही दोनों है ना। तो हरिहर के लुढ़कने के बाद कौन बन रहा है यहाँ पे 1356 के बाद बुक्का राय बन रहा है ना। थोड़ा सा मैं लैंग्वेज इसलिए यूज करता हूँ कि आपको मजा आए चीज़ों को करने में। यहाँ पे हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा फनी एंटरटेनिंग वे में हम करते हैं। अगर सीरियस लेंगे किसी भी चीज़ को तो फिर कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे सीरियसनेस नहीं है क्लास के अंदर, पढ़ाई के लिए सीरियसनेस है, नामो नुमो के लिए कोई सीरियसनेस नहीं है। किसी को भैया बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे, ऐसे करते रहेंगे है ना, मजे करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट भाई साहब कौन है, बुक्का राय साहब, 1356 से 1377 एडी के अंदर। बस आपको यही समझना है कि इन दोनों का अब पूरा का पूरा गेम है, आपस में इन दोनों की लड़ाइयां होनी है। देखिए ये भी इसी टाइम के, ये भी इसी टाइम के, है ना। तो यानी कि अब मैं टाइमलाइन के हिसाब से भी आपको चला के दिखा रहा हूं कि चीजें कैसे चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस पे हम बाद में आते हैं। एक्चुअली में ये पूरी की पूरी टाइमलाइन ही है, अब जैसे जैसे टाइमलाइन आती जाएगी तो मैं वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा, है ना। तो अभी आप आगे चलते हैं, मेन काम पे आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड रूलर कौन आते हैं, मोहम्मद शाह वन साहब आते हैं, है ना। इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अभी मैंने टाइमलाइन के अंदर आपको बता दिया 1358 से 1375 एडी के अंदर। अब इनका काम क्या होता है भाई साहब, 1363 के अंदर ये करते हैं एक अटैक। देखो कब कर रहे हैं लगभग 5 साल के बाद कर रहे हैं, है ना। बनने के 1358 में बनते हैं, तो लगभग 5 साल के बाद एक अटैक करते हैं। किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये वारंगल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप देखिए ये वारंगल के ऊपर अटैक करते हैं, और देखिए यहाँ पे बहुत सारा हरा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। वारंगल अब छोटा सा हो गया, ये रेड सा जो कलर हुआ ये वारंगल का होगा। बाकी का एरिया जो हरा हरा है ये किसके अंडर आ गया है, ये आ गया है आपका बहामनी किंगडम के अंडर। बहुत इनके पास जबरदस्त लड़ाके, जबरदस्त इक्विपमेंट, है ना, आर्टिलरी बहुत अच्छी। जाके इनके परखच्चे उड़ा देते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं, गोलकोंडा फोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यहां पे सिर्फ गोलकोंडा फोर्ट नहीं था, एक कोलास फोर्ट भी था। ये दोनों फोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं, और मेन फोर्ट तो इनका गोलकोंडा फोर्ट ही था। गोलकोंडा को फतेह कर लिया तो मतलब सब फतेह कर लिया। तो यानी कि यहां पर अब इनके तो परखच्चे उड़ गए, है ना, वरंगल वालों के। तो वरंगल वाले क्या करें, उन्होंने आगे हाथ बढ़ा दिया कि भाई साहब हमसे दोस्ती कर लो, हम नहीं लड़ाई कर पाएंगे इसके बाद। अब क्योंकि इनके भी बहुत सारे रिसोर्सेज इस लड़ाई में यूज हो चुके थे, अब इनको लगा कि अब क्यों इतनी मैन पावर को मारना, है ना, अननेसेसरी का। जब अगला दोस्ती कर रहा है तो कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि ठीक है, यहां तक जितना हमने फतेह कर लिया गोलकोंडा तक, यहां तक तो हमारा ही रहेगा वरंगल। अब ये बहामनी का पार्ट है, लेकिन बाकी का जो छोटा सा आधा भाग बचा है वो तुम रख लो। तो इनको भी मंजूर हो जाता है, नहीं तो फिर वारंगल वाले भी पहले जाएंगे, वो और आगे अंदर घुसेंगे और दुखी करेंगे और जनता मरेगी। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है भैया, ट्रीटी करते हैं। और ट्रीटी में क्या होता है, एक और चीज डिसाइड की जाती है कि भैया आज के बाद ना तो कभी बहामनी वरंगल पे अटैक करेगा, ना ही बहामनी का कोई सक्सेसर या इनके कोई वंशज इनके ऊपर अटैक करेंगे वरंगल के ऊपर। यानी वरंगल अब सेफ है, सीधी सी बात ये है ना। तो और दोस्ती हो चुकी है। अब इसी दोस्ती के एवज में वरंगल वाले भाई साहब क्या करते हैं, इनके जो राजा साहब होते हैं, ये एक सिंहासन जो होता है ना, हीरे मोतियों का, सोने का, जवाहरात का बना हुआ सिंहासन होता है, वो किसको गिफ्ट कर देते हैं, वो इन साहब को गिफ्ट कर देते हैं। यानी कि मोहम्मद शाह वन को यहाँ पे एक तरह से बहामनी को गिफ्ट करते हैं वो, कि एज ए ट्रिब्यूट देते हैं, है ना। कहा जाता है कि ये जो इन्होंने बनवाया था ये दिल्ली सल्तनत वालों के लिए बनवाया था, है ना। उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में कौन साहब थे, ये थे फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। ये कौन है उस टाइम पे, यहाँ पे कौन थे,
आपके फिरोज शाह तुगलक। और 1351 के अंदर जो आपका पागल राजा होता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो लुढ़क चुका है। और उसी की जगह पे कौन आ रहे हैं 1351 के अंदर? ये आ रहे हैं आपके 1351 से लगभग 1388 तक ये रहते हैं, है ना, तुगलक साहब। ये दूसरे वाले तुगलक हैं, अब ये फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। तो इनको एक तरह से वो गिफ्ट देना था जो सिंहासन, वो किसको गिफ्ट दिया जा रहा है? अब बहामनीस को दिया जा रहा है। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बहामनीस को इन लोगों ने दे दी, यानी कि इन्हीं को एक तरह से राजा ट्रीट कर दिया, बड़ा वाला राजा, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा खेल होता है। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरह से अब मेन पावर जो है किसके पास चली गई। अगर साउथ इंडिया के अंदर आप देखें तो विजयनगर अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है पिक्चर में। विजयनगर वाले तो अभी स्ट्रैदन ही कर रहे हैं, लेकिन मेन पावर किसके हाथ में चली गई? बहामनीस के हाथ में चली गई है। क्यों? क्योंकि वरंगल का एरिया बहुत सारा ले लिया और वरंगल के साथ पीस ट्रीटी भी हो गया, और वरंगल किसी की भी हेल्प करने नहीं वाला है। अगर इधर से कोई हमला होता है तो कोई भी वरंगल के थ्रू नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है बहामनीस का यहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया साउथ के अंदर इस वक्त। नेक्स्ट अब देखिए जो ये मोहम्मद शाह वन है, इसी के टाइम में क्या होता है 1367 के अंदर, 1367 के अंदर अब देखिए कैलेंडर चेंज होता जा रहा है, आपको ये ईयर जरूर देखने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1367 के अंदर इसकी क्या होती है? एक फाइट होती है। किसके साथ होती है? यहाँ पे मोहम्मद शाह वन और बुक्का राय के बीच में एक लड़ाई, और यहाँ फिर कहीं बहुत बड़ी लड़ाई होती है। बट उसके पीछे के कारण हम समझेंगे कि क्यों ऐसा मौका आ गया कि भैया लड़ाई वो करने लग गए। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है, ये है आपका विजयनगर एम्पायर। विजयनगर वालों ने सोचा कि भैया यहाँ पे ये नया नया सुल्तान बना है ना, वरंगल के साथ बेशक से इसकी ट्रीटी हो गई है, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ पंगे तो लेने हैं। तो अब आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो एरिया हुआ करता था तुंगभद्रा दोआब वाला, ये एरिया था एग्रीकल्चर बेस्ड, और इसके लिए लड़ाई हो रही है सारी की सारी, क्योंकि यहाँ से बहुत पैसा, उस टाइम के लाखों रुपए समझ लो, है ना, तो बहुत पैसा आता था यहाँ से। तो इस वजह से इन्होंने सोचा, बुक्का राय ने सोचा कि चलो जाकर मैं इसी एरिया पे यहाँ से तुरंत अटैक कर देता हूँ। अब अटैक तो कर दिया भाई साहब ने। यहाँ इस एरिया पे हुआ करता था मुदकल फोर्ट। ये जो फोर्ट दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहाँ पे डॉट से समझा दिया कि ये इस एरिया का है ना, ये डॉट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुदकल फोर्ट हुआ करता था, इस फोर्ट पे कर दिया आक्रमण, और इनके पास क्या थी? बहुत सारी तोपें हुआ करती थी। अब भाई साहब ने आक्रमण तो कर दिया, अब यहाँ पे सब लोग को मार दिया इन्होंने। बुक्का राय साहब ने सभी लोगों को उखाड़ दिया और मार दिया यहाँ पे मुदकल फोर्ट पे। केवल एक आदमी को छोड़ा जिसको एज ए मैसेंजर छोड़ दिया कि जाकर अपने राजा को बता दो, है ना, बहामनी वाले को, कि भैया आज के बाद कोई टैक्स यहाँ से मिलने नहीं वाला है। अब खेल खत्म। यहाँ पे कौन है? अब बुक्का साहब बैठे हैं, सारा का सारा एरिया किसके अंडर है? विजयनगर के अंडर आ गया। लेकिन क्या इतना आसान होता है? चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मुस्लिम्स को इन्होंने मारा, इतने लोगों को मार दिया। तो अब जैसे ही वो खबर मोहम्मद शाह तक जाती है, यहां से इनका दूत मोहम्मद शाह तक जैसे ही वो खबर लेकर जाता है, मोहम्मद शाह आग बबूला ये अपनी तलवार यूं करके निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि इस तलवार को मैं तब तक म्यान में नहीं डालूंगा भाई जब तक 1 लाख हिंदुओं को कत्ल ना कर दूं। इनकी तलवार भाई खून की प्यासी हो। अब समस्या खड़ी होगी, अब क्या किया जाए? अब क्या होता है, ये भाई साहब, ये जो भाई साहब है, ये यहां से उठकर यहां पहुंच जाते हैं मुदकल फोर्ट के इस तरफ, पूरे एरिया में आके तबाही मचा देते हैं। अब क्योंकि बुक्का ऑलरेडी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं और अभी इतना भी स्ट्रेंथन नहीं हुआ है विजयनगर एम्पायर, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे हमला कर देते हैं तो इनके परखच्चे उड़ा देते हैं यहाँ पे। अब यहीं तक नहीं रुकता ये आदमी और आगे बढ़ता है, क्योंकि कसम खा रखी है भाई, इज्जत पे आ गई ना बात कि हमारे इतने लोगों को मार डाला, अब 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करना है इन्होंने। तो ये यहां से और आगे बढ़ गई इस तरफ, विजयनगर के एरिया में ही घुस गए पूरे के पूरे। अब यहां पे जैसे ही घुसते हैं, बुक्का राय गायब, बुक्का राय साहब के परखच्चे उड़ रखे हैं, वो अपने जंगलों में जाके छुप गए। अब ये तो इनको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं ये भाई साहब, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये प्रण ले रखा है 1 लाख हिंदुओं को मारना है, तो यहाँ पे जितने भी पूरे के पूरे गांव शहर जो दिख रहे थे, वहां पे जो भी हिंदू दिख रहा था, दे दनादन सफाया चल रहा है। अब कहने के नाम पे 1 लाख था, हो सकता 50,000 हो 60,000 हो, किसी ने गिना नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत को बचाना था। तो इतिहास में वही था कि जो उन्होंने बोला वही लिखा जाएगा कि 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया इन्होंने। अब जब 5 से 6 महीने इस काम को करने में लगे, इतना आसान काम थोड़ी होता है कि 1 लाख आदमियों को मारना है, तो 5 से 6 महीने लगे। अब जितने मारे गए ठीक है, उसके बाद मामला शांत हो गया। इन्होंने भी सोचा कि भाई मैं यहाँ पर आकर कर क्या रहा हूँ, अगर यहीं पे बैठा रहूंगा तो उधर से पता लगे दिल्ली वाले यहाँ पहुंच गए, है ना, और मेरा खुद का ही राज्य चला गया। तो अब इसको भी टेंशन हो रही है कि वापस से अपने राज्य में जाना है। अब करा क्या जाए, उधर से बुक्का राय नहीं मिल रहे हैं। तो अब बुक्का राय ने सोचा कि थोड़ा मामला शांत हुआ है, ठंडा हुआ है,
अब इन्होंने अपना एक पत्र, प्रेम पत्र है ना, इनको लिख दिया। इनको पत्र के अंदर लिखते हैं कि भैया चलो ऐसा करते हैं, पीस ट्रीटी कर लेते हैं, जैसा पहले सिचुएशन थी वैसी कर लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं इसको, जैसे पहले आधा आधा बांट रखा था अब फिर आधा आधा बांट लेते हैं, बात खत्म करते हैं, तुमने जो करना था तुमने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, तो लेट्स सॉल्व दिस मैटर, है ना। और उसके बाद मैटर सॉल्व होता है, शांति होती है, और वापस से जो पहले चल रहा था कि आधा एरिया इनके पास रहेगा आधा एरिया इनके पास रहेगा, क्या फायदा हुआ, इतने लोग मरवा दिए अननेसेसरी के, है ना। तो ये वापस से इस चीज को रिगेन कर लिया जाता है, पीस ट्रीटी। और ये पीस ट्रीटी कब होती है? 1367 एडी में होती है। मैंने इसीलिए बोला कि ये कैलेंडर्स को आप प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कैलेंडर्स, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखने योग्य है कि उस टाइम पे फिर सिविलियंस के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है। देखो, क्योंकि बुक्का ने यहां पर जाके सिविलियंस को मारा, उन लोगों ने फिर यहां पर आकर सिविलियंस को मारा, जबकि आम जनता की कोई गलती नहीं है, इसके अंदर कोई सेंस नहीं बैठती है। अब मान लो कि हमारा चाइना से युद्ध हो जाए, हम चाइना के एरिया में घुस के उनके सिविलियंस को मारे, या चाइना वाले हमारे एरिया में घुस के सिविलियंस को मारे, मतलब अननेसेसरी मारे, तो दैट इज नॉट ह्यूमैनिटी। युद्ध जो होता है वो सोल्जर्स के बीच में होता है, दैट इज कंप्लीटली पॉलिटिकल, कि आपको उस एरिया को कैप्चर करना है ना, तो आप पॉलिटिकल रखिए चीज़ों को, ना कि आप वहाँ के सिविलियंस को मारना शुरू कर दें। दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड थिंग। लेकिन उस टाइम पे देखिए कि ये बहुत कॉमन था कि सिविलियंस को बहुत फेस करना पड़ता था युद्धों के चक्कर में, ये बहुत लोग मारे जाते थे। बट इन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली कि भैया आज के बाद हम सिविलियंस को कभी भी नहीं मारेंगे एक दूसरे के। हालांकि ये ट्रीटी बाद में बहुत बार ब्रेक होती है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि भैया सिविलियंस को ना मारा जाए, है ना। तो इसको कम से कम स्लॉटरिंग होती है सिविलियंस की इसके अंदर, ठीक है। ये कंप्लीटली है, और आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है दोनों तरफ से, लेकिन इन लोगों की आर्टिलरी अच्छी होती है, इस वजह से ये जीत जाते हैं। और बाकी तो आपको पता है, घायल शेर, उसके साथ पंगा लेना नहीं चाहिए, तो वही वाला इनके साथ सीन हो रखा था। अब देखिए कि समय आता है 1377 का। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, तो यहां पे क्या होता है, अब आप देखो कि ये जो बुक्का राय साहब हैं, आपको पता है कि भैया उधर तो अब जा नहीं सकते हैं, ये जो हैं इधर तो जा नहीं सकते, अब ये तो खेल खत्म हो गया है। अगर इधर गए तो आपको पता है कि अभी क्या हुआ है ना, कितने कत्ल हो गए हैं इस चक्कर में। अब इनको तो करना है एक्सपेंशन, क्योंकि विजयनगर को बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाना है भैया, करियर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा। इन्होंने अपनी बंदूक तान दी किसके ऊपर? माबार के ऊपर, यानी कि मदुरई के ऊपर। इन्होंने सोचा कि चलो अब वहां तो नहीं कैप्चर कर रहे, मदुरई को कैप्चर कर लेते हैं। और इनके बीच में आपस में बहुत सारे झगड़े वैसे भी हो रहे थे आपस में, ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे थे। अब क्या होता है, इनके ऊपर टूट पड़ते हैं ये अपनी आर्टिलरी लेके, और मदुरई के ऊपर दे घमासान, है ना। बेसिकली बुक्का नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे, बुक्का का जो बेटा है कुमार कंपना, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और वो जाकर यहाँ पे घमासान में जाकर मदुरई के राजा को हरा देता है, और वहां पे खुद ये लोग गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब आप देखिए कि विजयनगर एम्पायर एक्सपेंड हो गया है, अब इसकी ज्योग्राफी चेंज हो गई है। जब भी ज्योग्राफी चेंज होगी तब हमें देखना होगा कि भैया क्या हुआ वहां पे। जैसी ज्योग्राफी चेंज हुई, पहले इतना सा था, अब ये देखिए कि ये सारा एरिया, ये पूरा एरिया विजयनगर में आ गया, नीचे केरला वाला, इधर तमिलनाडु वाला, सारा एरिया किसका बन गया है अब ये नया मैप बनता है विजयनगर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, बहुत पावरफुल हो गया है विजयनगर, नीचे साउथ में, लगभग पूरे साउथ इंडिया के अंदर किसका राज हो गया है? विजयनगर एम्पायर का। आई होप कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। अब एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि इस टाइम में 1375 से 1397 एडी के बीच में बहमनी किंगडम के अंदर, क्योंकि देखिए कि समय आगे बढ़ता जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे इस चीज को, है ना। ये 1377 के अंदर ये युद्ध हुआ पूरा का पूरा, है ना। जबकि आप देखिए कि 1397 एडी के आसपास के समय में हम देखते हैं 1375 से 1397 एडी के आसपास, तो बीच में कोई भी मेजर रूलर हमें देखने को नहीं मिलता है बहमनी किंगडम का। वो मैं आपको मैप लाइन पे भी बताता हूँ, यहाँ पे देखिए आप। जैसे ही मोहम्मद शाह वन लुढ़क जाता है, उसके बाद क्या होता है 1375 से 1397 के बीच में आप देखिए कि यहाँ पे 5 राजा बनते हैं एक के बाद एक, कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई मर रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है ना, यानी आपस में मारकाट चल रही है। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है पूरी की पूरी, 5 राजा बैक टू बैक चेंज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन, कि अब राजा कौन बनेगा, है ना। ये वॉर ऑफ सक्सेशन के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हालांकि इस टाइम में आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो विजयनगर के राजा बने थे वो हरिहर 2 बने थे, तो ये एक काम कर सकते थे, बुक्का के बाद जब ये राजा बन गए हैं तो यहाँ पे तो कोई राजा नहीं है, तो ये भी तो कर सकते थे भाई कि यहाँ पे हमला कर देते। लेकिन पिछले हमले का खौफ अभी तक सबको याद था, इनको पता था कि भैया पीस ट्रीटी हो रखी है, तो चलो छोड़ो पर क्यों हमले करने, पीस ट्रीटी है तो पीस ही रहने देते हैं, क्यों फालतू में लड़ाई करनी, है ना। तो इन्होंने यही अडॉप्ट किया कि भैया 1377 से 1404 के बीच का रूल देखिए आप, लगभग 30 साल के आसपास का रूल इनका बन रहा है। तो आप देखो कि 30 से भी ज्यादा का लगभग, है ना, 25-30 साल का, तो उतने समय में फिर ये कर क्या रहे हैं, ये भी तो एक सोचने वाली बात है।
अगर कुछ मतलब कोई युद्ध नहीं कर रहा, अगर राजा ज्योग्राफी को एक्सपेंड नहीं कर रहा है तो कुछ तो कर रहा होगा। तो वही देखते हैं कि ये क्या कर रहे थे। तो थर्ड एम्पायर जो बनते, थर्ड रूलर बनते विजयनगर के, वो कौन बनते? हरिहर टू बनते 1377 से 1404 के अंदर। अब ये भी 3 युद्ध लड़ते हैं, लेकिन ये युद्ध इनके साथ नहीं लड़ते, बहामनीज के साथ। मैंने क्या बोला, इन्होंने सोच लिया था कि भैया बहामनी के साथ बिल्कुल एंड में पंगा लेंगे, अभी छोटी छोटी जगह पे पंगे लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमला ठोक दिया यहां पे और एक यहां पे, ये 3 जगहों पे। यहां पे उस टाइम पे हुआ करते थे रेडिस। एक तो रेडिस पे हमला करना है, दूसरा कहां पे करना है? तुंगभद्रा रिवर, श्रीलंका के नॉर्थ के अंदर करना है, और तीसरा हमला कहां पे करना है? कोंकण के अंदर करना है, जहां पे गोवा है, बेलगांव है। अब देखो समस्या क्या है। जो पीस ट्रीटी हुई थी वो तुंगभद्रा द्वाब की हुई थी, आप याद रखिए। यहां पे जो पीस ट्रीटी हुई थी तुंगभद्रा द्वाब की हुई थी, कोंकण एरिया की कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई थी। आपको पता है ना, मुदगल फोर्ट तो यही था, यहां वाले एरिया की पर कोई पीस ट्रीटी नहीं हो रखी थी। तो इन्होंने सोचा इसको तो पूरे को कैप्चर किया जाए। और ये तीनों जंग जो हुई है ना, इनमें जो मेन इनका जो सक्सेस मानी जाती है ना, वो यही वाला माना जाता है कि ये जो एरिया है ये इन्होंने पूरा का पूरा अपने अंडर कर लिया, कोंकण वाला, जिसके अंदर गोवा भी इनके अंडर आ गया, बेलगांव भी इनके अंडर आ गया। अब इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इनको व्यापार करने में आसानी हो जाती है। जितना भी ट्रेड रहेगा उधर से, है ना, पूरी दुनिया के साथ यहां से इजीली कर सकते हैं। तो हरिहर की जो मेन सक्सेस है वो यही है। और यहां पे मैंने पहले बता दी 1375 से 1397 के बीच में कोई भी मेजर रूलर नहीं था, ताज लगभग खाली ही पड़ा था, है ना। और अगर एक और चीज है कि ये पूछ लिया जाए, कई बार क्या होता है कि जो इन्होंने पैट्रोनाइज किए होते हैं ना पोइट्स वगैरह को, वो पूछ लिया जाता है कि किसको इन्होंने पैट्रोनाइज कर रखा था, कौन बहुत बड़ा पोइट था इनके कोर्ट के अंदर। तो आप बोलेंगे एक पोइट था मधुर, है ना, वो इनके बाद जो रूलर आते हैं उनके कोर्ट में भी था और इनके कोर्ट में भी था, हरिहर की कोर्ट में भी था, है ना। तो इनका नाम क्या है? मधुरा। ये ध्यान रखिएगा। ये एक जैना है, बेसिकली जैन धर्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो करते थे। और इन्हीं के टाइम में क्या होता है, वैदिक लिटरेचर जो है ना, उसकी भी बहुत सारी वैदिक लिटरेचर की कंप्लीशन होती है ना। और एक और चीज़ आप बोल सकते हैं, क्योंकि वैदिक के अंदर इनका भी ध्यान कुछ ज़्यादा ही था हरिहर टू का, और क्योंकि उसको कंप्लीशन में भी हेल्प कर रहे थे, तो इनको एक नाम दे दिया गया वहीं से निकाल के, वैदिक मार्गा स्थापनाचार्य, है ना। या फिर एक और नाम दिया गया वेद मार्गा प्रवर्तका। इसका सीधा सा मतलब वही है कि एक तरह से जो वेदों की स्थापना कर रहा है या उनकी स्थापना में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई। अब देखिए कि दिल्ली सल्तनत में भी लोग चेंज होते रहेंगे, लेकिन हम उसके अंदर अभी इंटरेस्टेड नहीं है। हमें नीचे की साउथ किंगडम ही देखनी है, क्योंकि ऊपर के लोग अब यहाँ पे नीचे ज़्यादा पंगे नहीं ले रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने या तो पंगे लिए थे, और या फिर किसने लिए थे? तुगलकों ने लिए थे, हैं। तुगलकों में भी देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए थे। इन 2 लोगों ने ज़्यादा पंगे लिए थे, तो उनका वैसे भी रूल जा चुका है। तुगलक के बाद अब ज़्यादा लोग नीचे आ भी नहीं रहे हैं, तो ऊपर संभालने में लगे हुए हैं। तो इस वजह से हम दिल्ली सल्तनत को ऑलरेडी अलग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बैठता उसको इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है। अब जब ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है, ये एरिया जो है विजयनगर के अंडर आ रखा है, सारा का सारा खेल रचा हुआ है। अब अगला राजा यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे आता है देवराय वन। मैं थोड़ा सा उसके अंदर भी दिखा देता हूँ आपको, मैप के अंदर भी। आप यहाँ पे देखिए, है ना। हरिहर टू का जो मेन डेवलपमेंट्स थी वो मैंने बता दी, कुछ खास इन्होंने नहीं किया। जो मेन युद्ध लड़े वो मैंने बता दिया, है ना। अब इनके बाद कौन बनते हैं? देवराय वन बनते हैं 1404 से 1422 एडी के बीच में। यहाँ पे कौन बनते हैं? ताजुद्दीन फिरोज बनते हैं। ये 1397 से 1422 एडी में, यानी दोनों का राजपाट एक साथ ही खत्म होगा यहाँ पे। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो ताजुद्दीन और ये देवराय वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध चलेगा, है ना। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये जो पूरी की पूरी डायनेस्टी चल रही है ना, अगर कोई पूछ ले इस पूरी डायनेस्टी को, हरिहर से लेकर आगे तक ये जो डायनेस्टी देवराय वन देवराय टू तक की चल रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको संगम डायनेस्टी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके ये कोलैप्स होगी एक पॉइंट पे जाके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चीजें आगे और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। देवराय वन वर्सेस फिरोज शाह बहामनी, लगभग 1406 के आसपास का ये टाइम है। अब यहाँ पे कौन बैठा है? ये ताजुद्दीन फिरोज कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे बैठा है। और ये जो देवराय वन है ये कहाँ बैठा है? ये यहाँ पे बैठा है ना, यानी कि विजयनगर के अंदर बैठा है। अब दोनों के बीच में होना है युद्ध, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपस में इनका बेसिकली महत्वाकांक्षी राजा रहेगा, तो वो जितना भी ज्योग्राफी अपने अंडर कर सकता है वो करने की कोशिश करेगा। अब क्या होता है, ये जो ताजुद्दीन फिरोज है 2 अटैक करता है ना। अब
अब इसके पास एक्सपेंशन के दो ही अटैक है ना, या तो इस तरफ एक्सपेंड कर ले या उस तरफ कर ले। अब जब ये उस तरफ करेगा एक्सपेंड, तो यहाँ पे क्या है जगह, खेरला, केरला नहीं कह रहा मैं, खेरेला, है ना, KH से है, खेरेला, है ना। यहाँ पे ये गोंद होते हैं, गोंद राजा होते हैं, बेसिकली गोंदवाना लैंड के राजा हैं खेरला। अगर राजा बोला जाए कि कौन है इस जगह की, खेरला के राजा कौन थे, नरसिंह राय, है ना। तो नरसिंह राय के ऊपर हमला कर देता है, तो जीत जाता है वहां पे ये ताजुद्दीन फिरोज, है ना। दूसरी तरफ ये कहाँ पे हमला करता है, देवराय वन पे भी हमला कर देता है। जैसे यहाँ पे हमला करता है ये देवराय वन को हरा देता है तुरंत से, तो यहाँ भी जीत जाता है। अब दोनों तरफ से जीत जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आदमी बचने के लिए नरसिंह राय अपनी बेटी की शादी ताजुद्दीन फिरोज से कर देता है और बदले में लगभग सब कुछ ही दे देता है अपना। और ये जो ताजुद्दीन फिरोज है, इसको यहाँ पे जो नरसिंह राय है उसको क्या बना देता है, यहाँ का अमीर बना देता है, एक तरह से गवर्नर बना देता है। सिंपल सी बात है ना। लेकिन एरिया पूरा का पूरा बहामनी के अंडर ही रहेगा। अब दूसरा जो होता है मैरिज अलायंस, वो कहाँ पे होता है, जब इनको हरा देता है विजयनगर को। पर क्योंकि देखिए, हराना एक चीज होती है और एक वहां पर जाकर पूरे का पूरा राजपाट संभालना अलग चीज होती है। क्योंकि अपना पूरा पूरा राजपाट छोड़ के और यहां पे आ जाना अपने आप में एक चैलेंजिंग थिंग होती है। वो ये लोग नहीं करते थे, क्योंकि पीछे से इनका ही कोई राज्य ले जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेन पर्पस वही रहता था, टैक्स का या पैसे का रहता था, है ना। इनकी सोच इतनी ही थी ज्यादातर, है ना। तो आप देखिए कि ये क्या करते हैं, जब इनके ऊपर अटैक करके इनको हरा देते हैं देवराय वन को, तो ये जो है देवराय वन अपनी बेटी की शादी ये भी ताजुद्दीन फिरोज से कर देते हैं। यानी कि ये बंदा भी अपनी बेटी की शादी ताजुद्दीन फिरोज से करने को रेडी हो जाता है। 3-4 दिन तक शादी बहुत धूमधाम से चलती है, इतनी लंबी शादी चलती है जिसके अंदर बहुत सारे हाथी, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारा धन, जवाहरात, हीरे, बहुत कुछ ये जो है ताजुद्दीन फिरोज को एज ए दहेज देते हैं। तो ये बुढ़ऊ बहुत सारा कुछ अपने साथ पैसे लेकर चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, इतना बड़ा ज्यादा धन देने के बाद इतने, और साथ में बंकरपुर का द्वाब भी दे देते हैं, है ना। ये जो है बंकरपुर का द्वाब भी इसको दे देते हैं। यानी कि बहुत सारा एरिया, बहुत सारा धन, बहुत सारा हाथी घोड़े, है ना, बहुत सारी सेना जो इसको फ्री में मिल गई, वो लेकर ये ताजुद्दीन फिरोज संतुष्ट होता है। कहने का मतलब है कि 2 युद्ध थे जो ताजुद्दीन फिरोज जीत जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, यहां पर तो ठीक है कि इनकी बेटियों की शादी हो गई, ये सब तो ठीक है। लेकिन एक और चीज होती है, जो ये एरिया है ना रेड्डीज वाला, यहां पे उस टाइम पे कौन होते हैं, कोंडाविडू। जैसे हम बोलते हैं ना कि वहां पे खेरला के राजा हो गए, यहाँ पे कौन थे, कोंडाविडू थे, है ना। तो कोंडाविडू का जो साम्राज्य है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेशन वॉर हो रहा है। सक्सेशन वॉर का मतलब है कि जो मेन राजा वो मर गया, अब आपस में सब लड़ रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें हरा के मैं राजा बनूंगा, वो दूसरा कह रहा है मैं राजा बनूंगा, है ना। वो 6-7 जो बच्चे हैं वही लड़ रहे हैं आपस में। अब क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पे जो देवराय वन साहब बैठे हैं, ये यहाँ पे वरंगल को संदेश भेजते हैं। ये बोलते हैं वरंगल वालों को, भाई साहब ऐसा करो कि तुम तो कर दो इधर से अटैक और मैं कर देता हूं इधर से अटैक। इसको सैंडविच की तरह बीच में पीस देते हैं और आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे खेल चल रहा है यहां पे, है ना। तो अब जब ऐसा होता है तो वरंगल वाले सोचते हैं कि भैया ये तो बहुत शानदार चीज है, पहले ही हमारा आधे से ज्यादा राज्य तो ये ले गए हैं बहामनी वाले, तो अब हम क्या करें। तो इनको भी एक फायदे की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती कि अगर अकेले इन रेड्डीज को हरा नहीं पाएंगे तो चलो अगर विजयनगर वाले साथ में मिलते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, आधा रेड्डी तो मिलेगा कम से कम, तो ये भी खुश हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में अटैक करते हैं इधर, और ये रेड्डीज किंगडम को हरा देते हैं। और ये रेड्डीज का जो है इतना भाग जो है एक तरह से विजयनगर में आ गया पूरा का पूरा, और बाकी का इनके वरंगल वालों के पास चला गया। ठीक है। अब यहां पे आपको एक समझने की चीज है कि वरंगल ने क्या कर दिया, उठा के बहामनी के साथ ट्रीटी कैंसल कर दी। क्यों तोड़ दी ये ट्रीटी, क्योंकि यही ट्रीटी थी कि ये बहामनी के एक तरह से अंडर है और ये बहामनी से पूछे बिना यहाँ पे हमले कर रहे हैं, ऊपर से विजयनगर का साथ दे रहे हैं दोस्त। तो अब क्या होने वाला है वही तो देखना है हमें, वही तो खेला है सबसे बड़ा। तो यानी कि अब बहामनी वाले भी चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन आपको देखिए कि उसका मौका ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका मौका, क्योंकि भाई देवराय वन जो है, देवराय वन वो पूरा का पूरा खेल रच के बैठे हैं। वो जब इस एरिया को कैप्चर करते हैं, अब देखिए कि पावर किसके पास आ गई एक तरह से, वरंगल किसके साथ है, देवराय वन के साथ। रेड्डीज किसके पास है, देवराय वन के पास। हराएगा कौन, देवराय वन। यानी कि अब आप देखिए कि सारी की सारी सिचुएशन एकदम से पलट जाती है यहां पे। अब यहां पे क्या होता है
जो देवराय वन है वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, ठीक है, वो ताजुद्दीन फिरोज पे हमला कर देते हैं। मैं एक सेकंड देखूं आगे भी इसकी स्लाइड है या नहीं है, ठीक है। तो वो ताजुद्दीन फिरोज पे हमला कर देते हैं और वो ताजुद्दीन फिरोज को हरा देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी कहानी लिख दी है, और ताजुद्दीन फिरोज को हराकर यानी कि जो भी इनके पास था, जो रिसोर्सेज ये लेकर गए थे, वापस से अपने अंडर करते हैं। एक तरह से इतनी कहानी है इन दोनों के बीच में। तो आपको ये बस याद रखना कि जो बहामनी के किंगडम में ताजुद्दीन फिरोज हैं, ये 2 हमले करते हैं, दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बाद में देवराय वन वापस से हमला करते हैं, अपनी पूरी पॉलिटिक्स लगाते हैं और वापस से अपनी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। जो दबाव वगैरह दिया था वो भी सब इनसे छीन लेते हैं। मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। ये इसीलिए डाला गया था, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कोई ऐसी डेमो वीडियो डालिए जिससे कि देख के हमें मज़ा तो आए, हमें पता तो लगे कि कोर्स के अंदर है क्या है। तो यही है कोर्स के अंदर जो इतना ज़बरदस्त तरीके से मैंने अब तक आपको बताया है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है विजयनगर की, बहुत कुछ है इसके अंदर। मैं तो कंप्लीट पढ़ाता हूँ जब पढ़ाता हूँ, और बहुत एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ, आधा अधूरा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पूरा का पूरा पेड का ही कंटेंट है जो हमने उठा के आप लोग को दिया है। अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है पेड कोर्स, वो जीवी कक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं कोर्स के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि नए पैटर्न की लेटेस्ट प्रैक्टिस पीडीएफ्स हम लोगों ने सारी की सारी डाल दी हैं। अब ये नया पैटर्न कौन सा है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप देखिए कि ये है इस तरह का नया पैटर्न, जिसके अंदर आप देखिए कि छोटे से बड़े क्रम में लगाओ, बड़े से छोटे क्रम में लगाओ, या मैच द फॉलोइंग करो, या फिर स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, डीप हो जाता है। हमने इसकी प्रैक्टिस शीट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दी है कोर्स के अंदर। साथ में वीडियोस तो हैं, ये 200 से भी ज्यादा वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। साथ में इसको करना कैसे है, उसके लिए डेली टारगेट शेड्यूल्स आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि आज आपको ये पढ़ना है, वीकली में ये पढ़ना है, इस चीज़ के एमसीक्यू करने हैं, इस चीज़ के मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं, ये सारा बताया जाता है। और एक दिन पहले ही रात को 11 बजे के आसपास आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल डाल दिया जाता है स्पेशलाइज्ड टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, पूरा आपको प्रोवाइड किया जाता है एज ए क्लासरूम ही। अब इसके अंदर जो हम प्रोवाइड करते हैं, जब हम यूट्यूब पे देखते हैं तो हिस्ट्री जैसे हमने 7 घंटे की पढ़ाई है, तो यहाँ पेड के अंदर आपको 20 से भी ज़्यादा घंटे की, 20 क्या लगभग 25 घंटे की आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है। कुछ लोग को ऐसा लगता है इवेंचुअली देख के कि कहीं हम सेम ही कोर्स तो नहीं प्रोवाइड कर रहे। सेम नहीं होता है। जब आप ढंग से उसको ध्यान से देखेंगे दोनों कोर्सेज को, तो यहाँ हम जो दे रहे हैं पेड के अंदर 25 घंटे का कोर्स, और वहाँ यूट्यूब पे एक जिस्ट होता है। यूट्यूब पे बेसिकली इसलिए डाला जाता है कि किसी के पास कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो ये 7 घंटे के अंदर जो कंसाइज थिंग्स है, मेन थिंग्स है, वो देख ले। लेकिन क्योंकि अभी डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी जरूरी है, आपको जब तक डीप नहीं आता होगा ना तब तक आप फोड़ नहीं पाएंगे एग्जाम के अंदर। और स्पेशली आप मेंस के अंदर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी आप यूट्यूब पे देखेंगे 7 घंटे की, जबकि हम पेड के अंदर कितनी दे रहे हैं, 25 घंटे के आसपास की वहां पे है। फिर 3 घंटे के आसपास मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे डाली है पॉलिटी, जबकि आप पेड के अंदर देखेंगे तो 15 क्या 17 घंटे के आसपास की है लगभग, है ना। और फिर बायोलॉजी जो है आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लगभग 2.5 घंटे की पड़ी मिलेगी, वहाँ पे आप देखेंगे तो 5 घंटे से भी ऊपर की बायोलॉजी है, 5 के 6-7 घंटे की होगी, 5 भी नहीं होगी, है ना, लगभग 6-7 घंटे की होगी। फिर ऐसी केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है ये हमने यूट्यूब पे तो डाल ही नहीं रखी है, ये पूरी की पूरी आपको पेड के अंदर ही दिखाई देगी। फिर इकोनॉमिक्स जो है यूट्यूब पे 7 घंटे की, जबकि हमारे पेड कोर्स के अंदर 35 घंटे की इकोनॉमिक्स है। भाई इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है, इकोनॉमिक्स छोटी थोड़ी है। फिर ऐसी करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक हो गया, ये सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप देखिए कि ये एक तरह का क्लासरूम आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर देखिए हर सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ गाइडेंस सेक्शन बना रखा है, स्टैटिक जीके का अलग से बना रखा है, करंट अफेयर का अलग से बना रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का अलग से, आर्ट एंड कल्चर का अलग से, हर चीजें यहाँ पे प्रोवाइड होती है। फिर ऊपर देखिए एक टेस्ट का सेक्शन होता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके मॉक टेस्ट खुल जाते हैं। फिर आप टेलीग्राम के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको डेली शेड्यूल मिलते हैं, इस तरह का टेलीग्राम स्पेशलाइज्ड ग्रुप खुल जाता है, यहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। अब एक डाउट ग्रुप यहाँ भी आ गया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको डाउट बता सकते हैं हम, है ना। तो ये सारे का सारे यहाँ पे हम टारगेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी ये चीज़। और इस तरह के हम 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज देते हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में सॉल्यूशन दे रहे हैं, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं किसी और किताब पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े, ना ही किसी और का कोई कंटेंट लेने की जरूरत पड़े। आपको केवल और केवल यही करना होगा और यहीं से ही आपका सारा का सारा सोल्व हो जाएगा मैटर। दैट्स सिंपल। अब ये जो कोर्स है अभी इसकी फ़ी जो है हमने कम कर रखी है, और ये जो फ़ी है ये कुछ ही दिन के बाद बढ़ जाएगी,
3 से 4 दिन के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। लगभग इसकी जो रियल कॉस्ट रहती है 1500 के आसपास की रहती है, लेकिन अभी हमने इसकी फी जो है 699 की है। और वैलिडिटी हम यूजुअली 6 महीने की देते हैं, वैलिडिटी भी डबल कर दिया हमने, 12 मंथ की वैलिडिटी कर दी है इसके अंदर। ऐसे ही अगर आप सिर्फ 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा और दे देंगे तो यहाँ पे आपको वैलिडिटी 18 मंथ की मिल जाएगी, यानी कि 6 मंथ की वैलिडिटी और बढ़ जाती है। और फ्री आपको मॉक्स मिलते हैं, फ्री कंप्यूटर का भी पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंट मिल रहा है, जो हम कमिट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है। और एक और चीज़ है इसके अंदर, ऑफर एक और है कि यहाँ पे आप जब इस कूपन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे ऐप के अंदर जाके, तो ये 50 पे ऑफ पे क्लिक करना, यहाँ पे राम नाम का कूपन कोड है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ और ऑफ हो जाएंगे। तो यानी कि ये इफेक्टिवली आपको 699 का नहीं पड़ेगा, ये 649 का पड़ेगा, और ये 799 का नहीं पड़ेगा, ये 749 का पड़ेगा। तो बहुत कम प्राइसेस हमने इसके बेसिकली कर दिए हैं ताकि आप इसको अफोर्ड कर पाएं और आप बहुत यूटिलाइज कर पाएं। आइए देखते हैं इसके अंदर कि आगे और को क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हमने देखी कि ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर देख लिया था फिरोज शाह बहमनी, या फिर कहें कि ताजुद्दीन फिरोज के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी इनके बारे में थोड़ी थोड़ी फीचर्स और जान लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी या इन्होंने क्या बड़ी चीज़ें की। आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिलीजियस साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। स्पेशली देखते थे कि कुरान का जो है पूरा का पूरा तर्जुमा देखते थे और देखते थे कैसे पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई हो सकते हैं। जैसे आज कोई गीता के उपदेश पढ़े और भगवत गीता को अप्लाई करना चाहिए बिजनेस में, वैसे ही ये समझिए कि ये कुरान को एक तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करवाते थे। दूसरा, ये जो है नेचुरल साइंस जैसे बॉटनी होगी, जो ज्योमेट्री होगी, लॉजिक हो गया, इनके अंदर भी इनकी खास रुचि हुआ करती थी। इनको भी एसएससी की तैयारी करनी थी। ठीक है, इसीलिए फिर जो है ये गुड पॉइंट हुआ करते थे और कैलीग्राफिस्ट बहुत अच्छे थे। कैलीग्राफी में मतलब कि बहुत अलग अलग अच्छे सुंदर तरीके से अक्षरों को लिखना, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। इसी टाइम के एक राइटर हुए हैं फरिश्ता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फरिश्ता है उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है इनके बारे में कि इनको भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे अरबी होगी, तर्किश होगी, तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस के महारथी हुआ करते थे। और ये एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, यानी कि ये थोड़ा सा रूढ़ीवादी थे, पुरानी परंपराओं को ज़्यादा ध्यान में रखते थे। और इन्होंने जो है एक इनके बारे में जो खास बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इन्होंने एंकरेज किया एस्ट्रोनॉमी को। इसी वजह से इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी दौलताबाद के अंदर बनवाई। ये पूछा जा सकता है कभी भी पेपर में कि दौलताबाद में कौन सी चीज़ बनवाई गई ताजुद्दीन के द्वारा, या फिर उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी किसने बनवाई। तो ताजुद्दीन फिरोज या फिर फिरोज शाह बहमनी भी इसको बोल देते हैं, सेम ही बात है ना। और इसने क्या किया कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे हिंदूज को रखना शुरू कर दिया। सेम यही काम देखिए कि आगे हम देखेंगे कि देवराय भी कर रहे होंगे, है ना। और साथ में क्या है कि जब इन्होंने हिंदूज को रखना शुरू कर दिया तो यहाँ पे दक्कनी ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर गए थे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और स्पेशली इन दी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब यही चीज़ आप यहाँ पे भी देखेंगे देवराय वन के अंदर। इन्होंने भी देखिए अपने यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स को पैट्रोनाइज कर रखा था, बहुत सारे मुस्लिम लड़ाकों को रख रखा था, क्योंकि इनको पता था कि भाई जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो स्पेशली आर्टिलरी है ना, गन्स के साथ खेलना, तोपों के साथ खेलना उनको बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इन्होंने उनको यहाँ पे रख रखा था, स्पेशली उनके लिए बूचड़ खाने बनवा रखे थे, मॉस्क बनवा रखी थी। तो सब काम इन्होंने भी यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सेट करके अपनी किंगडम में रख रखे थे। साथ में आप देखिए कि ये यहाँ भी मैंने लिखा हुआ 10,000 आर्मी तो मुस्लिम्स की ही थी। एक सेकुलर एटीट्यूड के पर्सन थे ये, ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव कर रहे थे। और ये पहले ही विजयनगर के रूलर ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम्स को अपॉइंट किया था अपनी आर्मी के अंदर। आप देखिए कि मुस्लिम्स हिंदूज को कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम्स को कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, एक लड़ाकों को भर्ती कर रहे हैं और एक दिमागदार लोगों को भर्ती कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है सिस्टम। और इन्हीं के टाइम में एक पॉइंट हुए हैं मधुरा, है ना। अब ये जो मधुरा पॉइंट है ये मैंने पहले भी बताया था, इन्हीं के फादर जो हैं हरिहर टू, उनके पीरियड में भी रहे हैं और देवराय वन के पीरियड में भी रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी वे से, तो आप बता सकते हैं, या फिर वहां पे 2 लाइन दे दी जाएंगी कि भैया जो मधुरा है वो देवराय वन के कोर्ट में थे या मधुरा है हरिहर टू की कोर्ट में थे, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी उस केस में। समझ आ गई आपको ये बात। फिर नेक्स्ट है इन्होंने 2 लिटरेरी वर्क की है मधुरा ने कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। जो मेन इनके लिटरेरी वर्क है वो क्या है, एक तो है धर्मनाथ पुराना, जिसके अंदर इन्होंने 15th तीर्थंकर जो हुए हैं जैन धर्म के उनके बारे में लिखा है, और दूसरा है यूलोजी ऑफ गोमतेश्वर ऑफ श्रावण बेलागोला। ये पोएम्स का एक कंपाइलेशन है, ये बनाया है। ठीक है, ये इनके बारे में मधुरा के बारे में मैंने बता दिया, ये पोइट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज सारी की सारी कवर होगी। फिर देवराय वन ने देखिए जैसे फिरोज शाह
अपने अलग अलग चीजें कर रहा था, ऐसी देवराय वन भी कर रहे थे। तो इन्होंने एक डैम भी बनवाया था। जो डैम बनाया था वो कहाँ पे बनाया था? तुंगभद्रा रिवर और हरिदरी रिवर के पास, है ना, हरिद्रा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के पास बनाया था, और साथ में इरिगेशन कैनाल्स भी बनवाई थी। ये कभी आए तो आप तुरंत टिक मार्क कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जो पेड के अंदर हम चीजें देते हैं ना साथ के साथ, वो कंप्लीट देते हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये स्लाइड भरी पड़ी है क्वेश्चन के साथ, है ना। तो साथ में देखिए कि ये जो है अगर देखा जाए तो क्योंकि इन्होंने ये सब चीजें की तो उससे इनका जो रेवेन्यू था ना 3.5 लाख पर डोज बढ़ गया। अब जैसे आज डॉलर हो गया, रुपीज हो गया, ऐसी उस टाइम के मान लो 3.5 लाख रुपए, अरबों रुपए ही हो गए एक तरह से, है ना, 100-200 करोड़ मान लो, ऐसा हाल हो गया। क्योंकि 1400 की बात हो रही है, ये कोई आज की बात थोड़ी ना हो रही है। आप देखिए कब की बात हो रही है। फिर आप देखिए कि देवराय वन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर किंगडम को एकदम जेनिथ तक पहुंचाया, है ना। वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इसको 15वीं सेंचुरी की बनाया देवराय वन ने। अब इन्हीं के टाइम में एक इटालियन ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम है निकोलो कॉन्टी, और ये सीधा पेपर में पूछा जाएगा निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आए, तो आपको बोलना है देवराय वन के दरबार में। ये निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में है? देवराय वन के दरबार में आए। ये सीधा सवाल आएगा पेपर के अंदर, आप तुरंत टिक कर देंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ स्टार मार्क कर दिया है ना। और इटालियन ट्रैवलर है, 1420 एडी के अंदर आ रहे हैं, सीधा पेपर में घुमा के आएगा ये क्वेश्चन, तो आप मार्क कर सकते हैं। निकोलो कॉन्टी क्या लिखते हैं इनके दरबार के बारे में, देवराय वन के बारे में, अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि इसके अंदर, इनके दरबार के अंदर कम से कम 90,000 तो इनके पास सोल्जर थे उस टाइम के हिसाब से, देखिए। और जो सरकमफेरेंस इनके पूरे के पूरे एरिया की बोलते हैं, ये बोलते हैं 60 मील तक ये पूरा का पूरा इनका दरबार फैला हुआ था, पूरा का पूरा मतलब किंगडम फैला हुआ था। और जो इनका जो देवराय वन को ये बोलते हैं कि उस टाइम के पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल किंग देवराय वन थे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, ये निकोलो कॉन्टी साहब बोल रहे हैं देवराय वन के बारे में, ठीक है। तो इन्हीं ट्रैवलर्स की बुक से ही तो हमें पता लगता है कि भैया उस टाइम पे राजपाट कैसे चलता था, क्योंकि ऐसे तो हमें पता ही नहीं लगेगा। उस टाइम के लोग जो आके यहाँ पे इतना कुछ लिखते थे, यान सांग आ रहा है, फायान आ रहा है, निकोलो कॉन्टी आ रहा है ना, तो ये यही सब तो आके लिख रहे हैं ना इतना कुछ, तभी तो हमें पता लग रहा है चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है कि अब हम देवराय टू के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, और अहमद शाह वन के बारे में। अब ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप देखिए, मैं आपको टाइमलाइन में भी थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये रही, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ताजुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी कौन संभालता है? अहमद शाह वन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये तो अब इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, अब ये अहमद शाह वन आकर गद्दी संभालेंगे। और इन्हीं ड्यूरेशंस में देखिए 1422 से 1436 एडी, और यहाँ पे देखिए 1422 से 1446 एडी। तो यानी कि इन्हीं ड्यूरेशंस में कौन आएंगे? देवराय टू आएंगे। देवराय वन के बाद कौन आ जाएंगे? देवराय टू आ जाएंगे, ठीक है भाई। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अब हम देखते हैं उसके अंदर। अब देखो यहाँ आता है अहमद शाह वन, और यहाँ आते हैं देवराय टू। अब ये अहमद शाह आकर क्या करता है? सबसे पहले तो इसने बदला लेना है। मैंने पहले भी बताया था कि क्या हुआ था, वारंगल ने ट्रीटी तोड़ी थी, तो वारंगल ने ट्रीटी तोड़ी थी तो अब वारंगल के साथ लिया जाएगा बदला। तो ये आकर पूरा का पूरा दम खम के साथ वारंगल पे कर देता है अटैक, घमासान का युद्ध होता है, और यहाँ पर ये वारंगल को हरा देता है। और वारंगल अब किसके अंडर है? पूरे का पूरा वो बहामनी किंगडम के अंडर आ जाता है। सारा का सारा वारंगल किसके पास? अब बहामनी किंगडम के पास आ गया है, ठीक है। अहमद शाह वन ने डिफीट कर दिया वारंगल को, ये मैंने लिख दिया। अब दूसरा बड़ा काम ये क्या करता है, ये कैपिटल पहले गुलबर्गा हुआ करती थी, हसन गंगू के टाइम से ही गुलबर्गा चल रही है। अब ये क्या कर रहा है? अहमद शाह बहामनी जिसको बोल देते थे आप, है ना, अब इसने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट करके कहाँ ले गए? बिदर में ले गए। बिदर देखिए यहाँ पे, अब इसे लगा कि बिदर से कंट्रोल करना ज्यादा आसान है चीजों को, इधर वाले भी कहीं निकल ना जाए और ये भी ना निकल जाए, है ना, क्योंकि इनको और इनको दोनों को एक साथ कंट्रोल करना, तो बिदर में इसने शिफ्ट कर ली। इसको वही बेहतर लगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना कि गुलबर्गा बहुत साइड में पड़ रहा है, एकदम कोने में पड़ रहा है। जब यहाँ कैपिटल रहेगी तो इनके पास भी इनको पेलना आसान, इनको पेलना आसान, इस वजह से इसने यहाँ पे बिदर के अंदर इस कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देर वर 3 बैटल्स अमंग अहमद शाह वन एंड देवराय टू। तो दोनों के बीच में जो है 3 बैटल होते हैं तुंगभद्रा द्वाब को लेके। यही तुंगभद्रा द्वाब को लेके 3 युद्ध ये बहुत घमासान के लड़ते हैं, लेकिन दोनों ही साइड देखिए कि क्या हो रहा है कि वो भी हार नहीं मान रहे, वो भी हार नहीं मान रहे। तो इस वजह से फाइनली यही ट्रीटी होती है कि भैया अब जब कुछ कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है तो आधा आधा ही करके रखेंगे, जो इसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वही हम रखेंगे, ठीक है। अब ये जो अहमद शाह वन है ना, ये जो अहमद शाह वन है, इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। इसको वली का टाइटल भी दिया हुआ था। वली जो होता है एक तरह से खुदा का बंदा या सेंट को बोला जाता है। क्यों वली का टाइटल दिया हुआ? ये एक्चुअली में सुल्तान बनने से पहले एक बहुत ही फेमस, आप ये कह लीजिए कि
उस टाइम के मौलवी रहे हैं जिनको गेसूदराज बोलते हैं। तो गेसूदराज के साथ ये बहुत वक्त बिताया करते थे, इसीलिए इनको वली का टाइटल भी दिया हुआ है। और जो गेसूदराज हैं इन्हीं को बंदा नवाज भी बोला जाता है। और इनके बारे में एक खास चीज़ क्या है कि इन्होंने किताब लिख रखी है मिराज अल आशिकी, जो कि दक्खनी लैंग्वेज में है ना, दक्षिण के अंदर है तो दक्खनी लैंग्वेज में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन वही है कि इसी आदमी ने जो सूफीज़म को स्प्रेड करने में बहुत बड़ी रोल प्ले किया था 1422 AD के अंदर। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। ये 1406 के आसपास का कैलेंडर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ये उसी टाइम की बातें चल रही हैं, है ना। वो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये 1406 नहीं होगा, ये होगा 1406, गलती से लिखा गया, ये पीछे वाला ही उठा के आ गया क्या। हाँ, यहाँ पे 1422 कर लीजिएगा इस, ये 1422 के आसपास की बातें हो रही हैं, क्योंकि आप देखिए ना इनका टाइम पीरियड क्या चल रहा है। यहाँ पे 1406 नहीं आएगा, ये मैं PDF में भी करेक्ट करा दूंगा, 1422 कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं देवराय II के बारे में थोड़ी सी इनकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत महान राजा हुए हैं और बहुत पावरफुल भी थे। और इनके टाइम में देखिए कि मेन चीज़ क्या है कि इन्होंने भी बहुत सारे मुस्लिम को जागीर्स देना शुरू कर दिया था और अपने अंडर बहुत सारे मुस्लिम्स को कर रखा था। और इनके पीरियड की जो खास बात है कि 2 फेमस ट्रैवलर इनके पीरियड में आते हैं, इनको स्टार मार्क कर लीजिए। सीधा सीधा सवाल इनके पीरियड से भी आएगा। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो जिसके पीरियड में आ रहे हैं ना, एक्चुअली में 2 भी कहाँ आ रहे हैं, मेन तो ये अब्दुल रज़ाक ही आ रहे हैं। अब ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं अपने पूरे के पूरे लिटरेचर में। ट्रैवलर का मतलब क्या है कि आकर एक किताब लिखेगा इस राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यहाँ के राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो इन्होंने जो किताब के अंदर लिखा, पर्शियन ट्रैवलर था ये अब्दुल रज़ाक, इसने लिखा कि यहाँ पे 7 लेयर बनाई गई थी किले के चारों तरफ। ऐसा नहीं था कि ये किला हो गया ना जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर किसी को अंदर राजा तक पहुंचना है, मेन दरबार तक पहुंचना, तो ये 7 जगहों को फतेह करके फिर जाके वो पहुंच सकता है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने मिलिट्री सिस्टम बना रखा था, है ना। तो यानी कि रॉयल पैलेस के गेट्स से पहले इन्होंने 7 लेयर की फोर्टिफिकेशन कर रखी थी। उसके बाद यहाँ पे के राजा के पास बहुत ही ज्यादा इतना पैसा नुमेरस वेल्थ थी, है ना, ये इन्होंने लिखा। फिर इन्होंने बोला कि जो विजयनगर था ना वो स्प्लेंडेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में से एक था, यानी कि पूरी दुनिया के सबसे जो खूबसूरत और जबरदस्त शहर होते हैं ना, जिनको देख के आदमी भौचक्का रह जाए, ऐसा शहर उन सब शहरों में से एक कौन सा है, विजयनगर एम्पायर है पूरे का पूरा। फिर इन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो क्वार्टर्स में रहते हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग प्रोफेशन है उनके, वो सब चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, है ना, अपने उस पूरे के अंदर। और एंटायर किंगडम को इन्होंने बोला कि अगर पूरी के पूरे विजयनगर एम्पायर को कोई व्यक्ति घूमना चाहता है ना, तो उसको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, अगर वो पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर को सही तरीके से घूमना चाहता है तो। और यहाँ पे इन्होंने ही बताया कि यहाँ पे बहुत सारी कैनाल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, 300 पोर्ट हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कितने हो जाते हैं ना, विच इज इक्वल टू कैलिकट, है ना। तो 300 पोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब दूसरे जो है फर्नांडो नूजीज, ये 16th सेंचुरी में आ रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये एक पोर्टुगीज राइटर है एक तरह से, है ना। देखिए कि इसने बताया, फर्नांडो नूजीज ने बताया कि देवराय II को कौन कौन लोग थे जो टैक्स पे किया करते थे। ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। केरला वाले लोग, श्रीलंका वाले लोग, है ना, तमिलनाडु वाले लोग, यहाँ पे देखिए नीचे बर्मा वाले यानी म्यांमार वाले लोग भी इसको टैक्स पे किया करते थे देवराय II को। एक्चुअली में क्या है, ये फर्ना नूनीज है ना, ये 1535 AD के अंदर आते हैं। ये आपको एक चीज ध्यान रखने की, ये देवराय II के एग्जैक्ट टाइम में नहीं आए हैं, जबकि आप देखिए कि देवराय II का टाइम क्या है, 1422 से 1446 AD में, है ना। तो ये जो है ये बहुत बाद में आए हैं। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में। फिर अब हम बात करते हैं आगे महमूद गवान के बारे में। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ एक बारी, पहले टाइमलाइन बतानी पड़ेगी, फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। आप देखिए अहमद शाह 1 के बाद देखिए कि बैक टू बैक क्या होता है, 4 विकेट गिरती हैं, यहाँ पे 4 लोग अलग अलग राजा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं हुआ था उसके बाद कि यहाँ के राजाओं ने यहाँ पे अटैक करके इसको हासिल कर लिया, जी नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ना वो थे महमूद गवान, है ना। महमूद गवान बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे, जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये सारे के सारे सुल्तान थे। हालांकि चलती सुल्तान की थी, लेकिन इनको जितनी नॉलेज थी ना तो इन्होंने सबको संगठित करके रखा हुआ था, है ना। उल्टा जो दिक्कत हो रही थी वो विजयनगर के अंदर हो रही थी। यहाँ भी 3 किंग बैक टू बैक चेंज हो रहे थे, और क्योंकि वो इतने फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे थे तो वहाँ की जो फ्यूडेटरीज थी, वहाँ के जो सामंत थे वो इतने हावी हो गए, है ना, जिनको अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि सीएम हो गए पीएम के अंडर, तो वो सीएम इतने हावी हो गए कि भैया वो खुद ही राजा अपने अपनी जगह के बन के बैठ गए, और यहाँ से संगम डायनेस्टी उल्टा बूम हो गई, खत्म हो गई, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, जब महमूद गवान को ये लोग मरवा देंगे तो उसके बाद इतिहास से बहामनी किंगडम का हमेशा के लिए सत्यानाश हो जाएगा, बहामनी किंगडम खत्म ही हो जाएगी। अभी हम देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, ये जो महमूद गवान है ना, और 4 राजा थे
ये बैक टू बैक ड्रॉप हुए और यहाँ भी दिक्कत खड़ी हो रखी थी, 3 किंग यहाँ भी चेंज हो रहे थे, तो दोनों जगह पे ही समस्याएं पैदा हो रखी थी। इसीलिए दोनों ही किसी कंडीशन में नहीं थे कि एक दूसरे पर अटैक करें। लेकिन क्योंकि विजयनगर के अंदर बैक टू बैक राजा चेंज हो रहे थे और यहाँ की जो फ्यूडेटरीज थी वो बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी एक दूसरे के ऊपर, वो जैसे यहाँ कोई सामंत बना रखा है वो अपना राज्य बना के बैठ गया, यहाँ वाला अपना बना के बैठ गया। इस वजह से यहाँ पे क्या था कि पूरा विजयनगर टूट गया एक तरह से। जैसे भारत अगर टूट जाए तो कितना मुश्किल हो जाए, है ना, पाकिस्तान ले जाएगा, उधर से कोई चाइना ले जाएगा, फिर तो बेकार हो जाएगा सारा काम। वही चीज जहां हो रही थी। तो इस फायदा इस सिचुएशन का उठा के महमूद उगवान की प्रेजेंस के अंदर ही ये जो लोग होते थे ना, ये बिदर से क्या करते थे, यहाँ से बिदर से बहामनी वाले यहाँ पे कांची पे अटैक कर दिया करते थे और यहाँ से लूटपाट करके वापस ले जाया करते थे अपने साथ। और ऐसे ही सेम काम गजपति किंगडम का था। गजपति किंगडम क्या थी, यहाँ उड़ीसा था, उड़ीसा के राजा जो है गजपति किंगडम उन्होंने अपने अंडर कर रखी थी। फिर उन्होंने वरंगल का एरिया भी ले लिया, फिर आगे चल के विजयनगर का भी थोड़ा एरिया हड़प लिया, और ऐसे करके ये लोग भी यहाँ पे पूरा अंदर मदुरई तक घुस जाते थे, है ना, और पूरी की पूरी रेड्स डाल के और सब धन उठा के चले जाते थे। और साथ में देखिए कि इन्होंने तो विजयनगर का एक एरिया भी हड़प लिया। बहामनी ने नहीं हड़पा, लेकिन इन लोगों ने तो एरिया भी हड़पना शुरू कर दिया था क्योंकि उसका फायदा उठा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वीक पोजीशन इस वक्त हो चुकी है विजयनगर एम्पायर की, जबकि यहां पे अभी सिचुएशंस ठीक चल रही हैं। ठीक है, अब ये क्यों चल रही थी, किसकी वजह से चल रही थी, महमूद गवान की वजह से चल रही थी। और महमूद गवान जो थे, ये देखिए पहले एक ट्रेडर हुआ करते थे ईरान के अंदर, फिर बाद में इनकी जो इनको मलिक उल तुजर बना दिया गया था। मलिक उल तुजर क्या हो गया, तिजारत क्या होती है, एक तरह से व्यापार होता है ना। तो आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स के लिए ये व्यापार किया करते थे। तो वहाँ के जो उस टाइम पे पीएम या पेशवा उस टाइम पे जो सुल्तान होता था ना, सुल्तान ने इनको बना दिया मलिक उल तुजर। इसका मतलब होगा कि सभी ट्रेडर्स का एक तरह से माई बाप सबसे बड़ा ट्रेडर, है ना। और फिर बाद में इनकी पोजीशन को इंप्रूव करके पेशवा या फिर कहें कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुस गए, पीएम ही बन गए, है ना। और फिर इन्होंने अपने 20 साल के करियर के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट की। इन्होंने जैसे पहले क्या होती थी, 4 प्रोविंसेस होती थी, बाद में इन्होंने 8 प्रोविंस बना दी, एक तरह से स्टेट्स बना दी। प्रोविंस का मतलब ये समझ लीजिए हर स्टेट के अंदर एक तरफदार बना दिया, है ना, तरफ बना दी। उसके अंदर ईच प्रोविंस को ये तरफ बोला करते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि तरफ किसके कार्यकाल में होता था, तो ये महमूद गवान के कार्यकाल में होता था और बहामनी किंगडम के अंदर होता था। जैसे आज बोल देते हैं ना कि भैया ये यहाँ का सीएम है, ये स्टेट का सीएम है, ये उस टाइम पे क्या होता था, तरफ होता था वो, कि इस प्रोविंस का जो मेन हेड रहेगा वो तरफ रहेगा। और हर तरफदार को प्रोविंशियल एक तरह से गवर्नर बोल सकते हैं। वहाँ का जो तरफ है, पूरी की पूरी स्टेट है, उसको बोलते थे तरफ, और उस स्टेट का हेड जो रहेगा उसको बोलते थे, या प्रोविंशियल गवर्नर को क्या बोलते थे, तरफदार। ये सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करके और फिर आगे मेन सुल्तान को दिया करता था। ठीक है, और इनकी एक इनकम इन लोगों ने फिक्स कर रखी थी, वो इसको देते रहते थे। फिर ऐसे ही इसने मिलिट्री में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। इसने जो किले बनाए, तो ये एक किले नहीं बनाया करते थे, 4-5 किले बनाया करते थे, जहां पे जैसे तरफदार रह रहा है तो एक तो तरफदार का किला रहेगा, बाकी के 4 किले तरफदार के अंडर नहीं रहेंगे। वो सारे के सारे सीधा सुल्तान को रिपोर्ट किया करेंगे, ताकि ये ना हो कि तरफदार कहीं ज्यादा ही हावी हो जाए और वो अलग ही अपना प्रोविंस बना के बैठ जाए, है ना। तो उस चीज को रोकने के लिए, फ्यूडेटरी को रोकने के लिए कि कहीं वो खुद राजा ना बन जाए, इसलिए यहां पे किलेदार नियुक्त किए गए इनके द्वारा। ऐसे करके इन्होंने मतलब कि बहुत सारे लंबे चौड़े, आप देखिए कि बहुत सारे ईरान इराक के लोग भी यहाँ पे आया करते थे, हजारों टीचरों को इन्होंने यहाँ पे बुलाया था, बहुत सारा आर्किटेक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट किया था। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ी सी बेनिफिट रहेगी। एसएससी के अंदर ये सब चीजें नहीं पूछते हैं ना, रेलवे के अंदर पूछेंगे, लेकिन स्टिल मैंने एड ऑन कर दिए हैं उसके अंदर। फिर होता क्या है एक्चुअली में, आप देखिए कि उस टाइम पे 2 तरह के नोबल हुआ करते थे। नोबल का मतलब होता है बड़े लोग जो होते हैं ना, जैसे आईएएस आईआरएस टाइप हो गए लोग, और एक हो गए मोदी जी, है ना। तो मोदी जी को अगर कोई आईएएस जाके भड़का दे कि भैया ये तो आपके खिलाफ, देश के खिलाफ आतंकवाद फैला रहा है, तो और वो उसको कत्ल कर दें, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो वही चीज यहां पे भी है कि वहां पे 2 तरह के लोग हुआ करते थे नोबल्स के अंदर। एक तो होते थे न्यू कमर्स, जिनको बोलते थे अफाकिस, गरीब्स या परदेसी, इन तीनों में से कोई भी नाम वहां पे आ सकता है पेपर में। दूसरे होते थे ओल्ड कमर, जिनको दक्कनीज बोला करते थे, पुरानी लोग। अब ये जो बंदा था ना महमूद गवान, ये एक तरह से न्यू कमर था, ये नया आया था, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनको बोलते हैं दक्कनीज। वो जलते थे इससे, तो उनको पता था कि भैया इसकी तो बहुत तगड़ी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, 4 सुल्तान बदल गए लेकिन ये नहीं बदल रहा है। तो वो बहुत परेशान थे इससे। तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को खत्म करना है। तो उन्होंने इसको खत्म करने के चक्कर में क्या किया, एक नकली वो बना दिया पूरे का पूरा लेटर, जिसके अंदर ये उसकी मोहर लगा दी। हर वक्त ये मोहर के साथ तो बैठेगा नहीं, तो इसकी नकली मोहर लगा के उसमें सारा लिख दिया कि भैया ये एक तरह से इंफॉर्मेशन किसको पास कर रहा है, विजयनगर को। तो जैसे ही सुल्तान को पता लगता है यहाँ पे, तो सुल्तान पागल हो जाता है इस चक्कर में। आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे,
यहाँ देखते हैं, आप देखिए कि जैसे ही सुल्तान को पता लगते हैं, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला सुल्तान है इसको जैसे ही पता लगता है कि भैया ये तो हमारे साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये हमारी इंफॉर्मेशन आगे पास कर रहा है, जासूसी करता है, तो वो इसको मारने का हुक्म दे देता है, इसको फांसी पे लटकाने का हुक्म दे देता है। जैसे ही ऐसा होता है, आप देखिए क्योंकि ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन महमूद गवान की वजह से चल रही थी, तो इस वजह से क्या होता है, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि विजयनगर के कुछ लोगों का भी हाथ हो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। बट जैसा भी रहा, मुद्दे की बात यह है कि महमूद गवान जो है 20 साल के जो मेन करियर के बाद इसको क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। अब महमूद गवान जैसे ही लुढ़कता है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाती है, बहामनी किंगडम की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। यहाँ देखो, क्योंकि ये जो सुल्तान थे ये काबिल थे ही नहीं इस चीज़ के, और ये बूम हो जाती है पूरी की पूरी। और ये 1527 तक, तो देखिए 1482 के आसपास ये सुल्तान था, फिर 1527 तक तो यहाँ पे पूरी की पूरी खत्म ही होगी बहामनी किंगडम, पूरे भारत के नक्शे से इसका नामो निशान मिट गया। उसके बाद ये दिखी ही नहीं कहीं भी, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी देखिए कि एंड ऑफ संगम डायनेस्टी हो रहा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों हो रहा है। अब देखो कि जो बहामनी किंगडम जब टूटती है, यहाँ पे देखो आप, ये जो बहामनी किंगडम टूटती है, तो ये पूरी की पूरी बहामनी किंगडम देखिए, ये सारी बहामनी किंगडम हुआ करती थी, ये 5 स्टेट्स में टूट जाती है अलग अलग में, बेराड़, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और यहाँ पे गोलकोंडा। और हर जगह पे देखिए अलग अलग राजा बन जाते हैं। कहीं पे जैसे मान लो कि यूसुफ आदिल शाह है, तो वहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी बन गई। ऐसी एक जगह निज़ाम शाही डायनेस्टी बन गई, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही डायनेस्टी बन गई। ये मैंने पूरा लिख दिया कि बरीद शाही कहाँ बन रही है, ये बरीद वाली जो है ये बिदर के अंदर बन रही है, ऐसी कुतुब वाली जो है यहाँ पे लिखा है गोलकोंडा के अंदर बन रही है। ये सब बता रखा है इसके अंदर, सीधा बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, यहाँ पे ये 5 जगहों पे टूट गया, एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया है ना। और ये हर जगह पे अपने अपने जो राजा हैं इनका अपना अपना राज शुरू हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, दक्कन सल्तनत भी बोला जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही देखिए कि सेम काम जो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो चुकी है अब, है ना, इसी को अब मैंने यहाँ पे बहामनी किंगडम नहीं लिखा, मैंने इसको अब दक्कन सल्तनत लिखा है। क्यों? क्योंकि इकट्ठी सारी की सारी सल्तनत को मिला दिया जाए तो ये डेक्कन सल्तनत बोला जाता है। अब बहामनी किंगडम का नाम ही खत्म कर दिया ना इन्होंने। तो फिर क्या होता है कि आप देखिए कि अब विजयनगर के हालात को थोड़ा बहुत सुधारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एबल रूलर नहीं है, तो अब क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। ऊपर से गजपति अटैक कर रहे हैं, फिर बीच में ये भी कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ का मिनिस्टर होता है ना, या कमांडर होता है ना, जो मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, 1485 के अंदर तख्ता पलट कर देता है, और इसका नाम होता है सलूवा नरसिम्हा, है ना। तो सलूवा नरसिम्हा खुद बैठ जाता है, 1485 से 1490 एडी के बीच की बात है, खुद ये तख्त पे बैठ जाता है। तो अगर आप देखिए कि डायनेस्टी चेंज होगी, संगम डायनेस्टी खत्म हो गई, अब बन गई सलूवा डायनेस्टी। 1485 से 1505 के बीच में रही, बहुत ही छोटे काल के लिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। तो नरसिम्हा जो है 1485 से 1490 एडी के बीच में रहता है। अब जैसे ही ये आता है, इसके सामने देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत तो है ही है, हर कोई फ्यूडेटरी बना के बैठा है, हर कोई अपना राज्य बना के छोटा छोटा बैठा है। फिर आप देखिए कि जो बहामनी किंगडम है वहां पे यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्ट्स चल रहे हैं, यहाँ की अलग दिक्कतें चल रही हैं। सेम ऐसी गजपति वाले लोग हैं, वो यहाँ पे रेड्स मार रहे हैं, वो समस्या। फिर इसी काल में देखिए लगभग 1498 के आसपास कौन आता है, वास्को दी गामा आता है भारत के अंदर, वो भारत को ढूंढ लेता है। तो ये देखिए समय काल क्या है, 1485 से 1505 की बात हो रही है, तो यानी कि वास्को दी गामा भारत आ चुका है ना। तो यानी कि पोर्टुगीज डोमिनेशन शुरू हो गया। और ये बहुत सारी दिक्कतें जो हो रही हैं, इनको ये सोल्व नहीं कर पा रहा था। लॉ एंड ऑर्डर को तो कर लिया, ये तो कर दी इन्होंने, है ना, कि यहाँ पे ज्यादा ये जो हो रहे थे, हरकतें हो रही थी, इन सबको तो कंट्रोल में कर लिया थोड़ा बहुत, है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन कर लिया, पर बाकी की बहुत सारी दिक्कतें ये सोल्व नहीं कर पाए। और इसी के लास्ट रूलर कौन हुए, इमादी नरसिम्हा। आगे हम उसमें टेबल में भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आप, अब देखो कि ये टूट गई है, संगम डायनेस्टी खत्म, यहां से क्या बनती है, सलूवा डायनेस्टी। सलूवा डायनेस्टी किसने शुरू की, नरसिम्हा ने। नरसिम्हा के बाद कौन आता है, इमादी नरसिम्हा। बहुत ही कम कार्यकाल है इसका भी, 1491 से 1505 के बीच का, कम तो क्या है, ठीक ही है। अब इसके बाद क्या होता है, इमादी नरसिम्हा को रातों रात कौन मरवा देता है, ये आदमी वीर नरसिम्हा इस आदमी को मरवा देता है ना, इमादी नरसिम्हा को, और खुद बैठ जाता है गद्दी पे। यहां से अब शुरू हो जाती है तुलुवा डायनेस्टी। लेकिन बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं किंग, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई ये तो धोखेबाज व्यक्ति है। तो इसीलिए इसका राजपाट ज्यादा नहीं चल पाया। आप देखिए 1505 से 1509 के बीच में ही ये रह पाया राजा के तौर पर। उसके बाद इसके भाई ने संभाल ली गद्दी, और वो कौन थे, कृष्णदेव राय। इसको हटाया और खुद बैठ गए ये गद्दी पे, क्योंकि ये अब काबिल रहा ही नहीं था, लोग इसको राजा मान ही नहीं रहे थे। ये
ये जो कृष्णदेवराय है ना, यहां तक जो है आपका पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लगभग डिसइंटीग्रेशन ही हुई है, विजयनगर एम्पायर लगभग खत्म ही हो गया, नाम मात्र के लोग ही आगे रहे हैं, उनका कोई सेंस नहीं बैठता उनको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने का, और किसी एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में पूछेगा भी। मेन रूलर के बारे में पूछेगा, ना कि उनके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। आगे के जितने भी लोग हैं, इनके बाद अच्युता देव राय आए, फिर उसके बाद सदाशिव राय आए, फिर आगे ये डायनेस्टी ही खत्म हो गई, और फिर आती है अराविडु डायनेस्टी। अराविडु डायनेस्टी का आपको बहुत कम टेक्स्ट के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहां पे लगभग टूट चुका था पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर। मतलब इनके बाद कृष्णदेव राय के बाद तो लगभग विजयनगर एम्पायर टूटने के कगार पे था, है ना। और यहां पे देखेंगे आपकी टूटते टूटते वो बिल्कुल ही टूट गया। आगे अराविडु में तो उसके बिल्कुल अवशेष रह गए थे, छोटे से पार्ट में विजयनगर वापस से जैसे छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर वापस से छोटा हो गया, है ना। तो वही खेल हुआ, आगे के रूलर उसको संभाल ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में, रूलर्स के बारे में पढ़ने का कोई सेंस नहीं, केवल यहां तक कृष्णदेव राय तक हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप देखिए कि तुलुवा का मैंने बता ही दिया कि कौन फाउंडर है, वीर नरसिम्हा है, तो ये मैंने बता दिया। और ये इनको बैठाना ही देखना ही नहीं चाहता कोई भी, है ना। इनके अगेंस्ट है सारे के सारे नोबल्स भी। तो नेक्स्ट रूलर कौन बनते हैं फिर? कृष्णदेव राय बनते हैं 1509 से 1530 एडी के बीच में। ये इसके भाई ही हैं एक तरह से, चचेरे ममेरे होंगे पर भाई ही हैं, है ना। तो अब कहने का मतलब है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर अगर कोई देखा जाएगा पूरी की पूरी किंगडम में तो वो कौन है? कृष्णदेव राय देखे जाएंगे। अभी उनके बारे में बताऊंगा। इन्होंने टाइटल भी बहुत सारे ले रखे थे कृष्णदेव राय ने, जैसे अभिनव भोज, आंध्रा पितामह, ऐसे करके आप देखिए कि 7-8 टाइटल हैं जो इन्होंने ले रखे थे। मुझे लगता नहीं इतने सारे टाइटल कोई पूछेगा पेपर में, बट स्टिल देखिए अब हमें नहीं पता ना, कुछ भी आजकल आ जाता है पेपर के अंदर, इसलिए प्लीज आप इनको भी याद कर लीजिएगा, है ना। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं कुछ भी पूछ लेते हैं। फिर अब देखिए कि इन्होंने क्या किया, कृष्णदेव राय ने आके 1509 से 1530 एडी के आसपास रहे, काफी लंबा समय काल था इनका भी। अब यहाँ पे देखिए खुद समझदार है आप, उसी टाइम पे यहाँ पे दिल्ली के अंदर देखिए कि कौन बैठ रहा था, दिल्ली के अंदर कौन था? बाबर भी था, है ना। तो बाबर ने देखिए कि लगभग 1529-30 के आसपास ही तो बाबर लुढ़का है ना, तो इसी ड्यूरेशन में तो लुढ़का है। तो उसी टाइम में बाबर, और ये जो विजयनगर एम्पायर था जेनिथ पे था, तो बाबर ने खुद आकर ये एडमिट किया था अपनी बुक के अंदर, बाबरनामा के अंदर, कि अगर पूरे भारत के अंदर सबसे ताकतवर राजा अगर मेरे को कोई दिखाई दिया तो वो कौन है? कृष्णदेव राय, है ना। इनकी तारीफ के पुल बांधे हैं किसने? बाबर ने आकर बांधे थे अपनी बुक बाबरनामा के अंदर। ये आपको ध्यान देना है कि यहां पे कौन बैठा है उस टाइम पे। ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी है, अब ये दिल्ली सल्तनत नहीं रही है। यहां पे कौन आ चुका है? यहां पे आ चुका है अब बाबर आ चुका है, ठीक है। और उसी ने इनके बारे में लिखा है कि इसको मोस्ट पावरफुल किंग घोषित किया है बाबरनामा के अंदर, बाबर ने, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में सीधा पूछा जाएगा आपसे। फिर आप देखिए कि इन्होंने आते ही सबसे पहले तो ये जो उड़ीसा से गजपति के अटैक हो रहे थे ना, ये जितने भी थे ये उड़ीसा से ही तो हो रहे थे गजपति अटैक, इनको रोका सबसे पहले। इस रूलर को कंपेल कर दिया इन्होंने। अब उस चीज में घुसने का कोई सेंस नहीं बैठता कि कैसे किया, क्यों किया, बट इसको कंपेल कर दिया कि भैया आज के बाद यहाँ कोई अटैक नहीं होना चाहिए, इनको पीछे धकेल दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा इन्होंने गेम खेला। फिर इन्होंने तुंगभद्रा दोआब के अंदर जो सबसे बड़ी समस्याएं पैदा हो रही थी, इधर जो अब दक्कन सल्तनत बन रखी है वो इसको खींचने को फिर रही थी, तो ये पूरे का पूरा एरिया इन्होंने अपने अंडर कर लिया, है ना। दक्कन सल्तनत को मजबूर कर दिया कि भैया तुम यहां पे इंटरफेयर मत करो। अब वो इन्होंने किया कैसे? इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने डिफीट किया सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को। आदिल शाही डायनेस्टी ऑलरेडी यहां पे बनी हुई थी, आदिल शाह को डिफीट कर दिया इन्होंने, और यहां पे पूरे का पूरी बहमनी सल्तनत को वापस से इन्होंने लाने की कोशिश की। एक जो पुराने बहमनी के सक्सेसर थे ना, महमूद शाह टू, उनको यहां पे अपॉइंट कर दिया और वापस से बोल दिया कि ये अब बहमनी इंपायर ही है, यहाँ पे दक्कन सल्तनत नहीं रहेगी। फिर इन्होंने गोलकोंडा रीजन को भी डिफीट कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ, जो वो 5 पार्ट्स में ये डिसइंटीग्रेट हुआ था उन सबको एक एक करके हरा रहे हैं एक तरह से। बट एक चीज और देखिएगा कि जो पोर्टुगीज है ना उस टाइम पे, उन्होंने गोवा और बीजापुर को कैप्चर कर लिया था। अब ये गोवा और बीजापुर यहाँ की बातें हैं, है ना, यानी कि कोंकण रीजन के अंदर थोड़ा सा इनको सप्रेशन देखने को मिला। ये गोवा और बीजापुर को बचा ही नहीं पा रहे थे एक तरह से। ये थोड़ा सा इनके ऊपर जो डोमिनेशन हो रहा था पोर्टुगीज का हो रहा था, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों हो रहा था। और इन्होंने एक्चुअली में उस डेंजर को इग्नोर कर दिया, बट इग्नोर ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि पोर्टुगीज जो आ रहे थे ना उनके पास बहुत सारा स्ट्रॉन्ग नेवी हुआ करती थी। अब नेवी के साथ लड़ने के लिए इनके पास भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी होनी चाहिए। अगर इनके पास उतनी स्ट्रॉन्ग नेवी है ही नहीं, इनके पास भी थी नेवी लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर उनके साथ कैसे लड़ पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। शायद ये भी एक कारण इतिहासकार बोलते हैं कि इन्होंने ज्यादा पंगा पोर्टुगीज से लेना जरूरी समझा ही नहीं, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ बना के रखे।
फिर इनके बारे में देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर आप देखिए कि मंदिरों का निर्माण इनके टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ है। इन्होंने बहुत सारे गोपुरम भी बनवाए हैं, और गेटवेज जो होते हैं ना मंदिर के बाहर, बहुत शानदार जो गेट बनाए जाते हैं वो भी इन्होंने बनवाए। फिर इन्होंने 2 मेजर टेम्पल जो है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जा सकता है। एक तो विट्ठल स्वामी टेम्पल है ना, और दूसरा क्या है, हजारा रामा स्वामी टेम्पल। ये दोनों टेम्पल कृष्णदेव राय ने बनवाए हैं। अब आपका एक सवाल है आपको मेरा कि इन दोनों टेम्पल्स में किस किस भगवान के टेम्पल हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करना है। एक और बात याद रखिएगा कि जो संगम डायनेस्टी के लोग थे वो शैवाइट थे, है ना, वो भगवान शिव की पूजा करते थे। लेकिन संगम डायनेस्टी के बाद जितने भी रूलर आते हैं, जितनी भी डायनेस्टी आती है, चाहे वो सलुवा हो, तुलुवा हो, अराविडू हो, वो सारे वैष्णवाइट थे, वो भगवान विष्णु की प्रार्थना करते थे। तो वहां से आप शायद चीज़ों को समझ भी पाएंगे। फिर भी कमेंट करके बताइए कि किस भगवान के टेम्पल इन्होंने ये बनाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और इसके साथ ही इन्होंने एक और टाउन भी बनवाया था, नगालापुरम टाउन। अब पेपर में सीधा पूछेगा नगालापुरम टाउन बताओ कि किसने बनवाया, तो आप बोलोगे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? इन दी मेमोरी ऑफ द क्वीन नगाला देवी, ठीक है, नगाला देवी क्वीन की मेमोरी के अंदर इन्होंने ये बनवाया था। और साथ ही इनको देखिए कि तेलुगु और संस्कृत की बहुत तगड़ी नॉलेज थी। ये बहुत एक तरह से स्कॉलर व्यक्ति थे, है ना। इन्होंने संस्कृत का एक ड्रामा लिखा है, जम्बावती कल्यासम। ये सीधा पेपर के अंदर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि बताओ कौन ये ड्रामा, जो संस्कृत का ड्रामा है, किसने लिखा है। या ये पूछ सकते कृष्णदेव राय ने, बताओ कौन सा संस्कृत का ड्रामा लिखा है। 4 ऑप्शन दे देंगे। अगर आपको ये आए जम्बावती कल्यासम, तो ये कृष्णदेव राय ने लिखा है। मैं बोल रहा हूं तभी तो फायदा है इन पेड कोर्स का, नहीं तो क्या सेंस बैठती है। देखिए कि यहाँ पे मैं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये आपको करने ही है। तो यही फायदा है पेड कोर्स का, नहीं तो पेड कोर्स का मतलब क्या है फिर, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से बात नहीं बनती है। अब जो आप कर रहे हैं ना, यही असली क्वेश्चन है। वहां पे सिर्फ कहानी थी, यहाँ पे कहानी के साथ क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है ना। और एक और चीज है कि इन्होंने पॉलिटी के ऊपर भी अपने विचार दिए। पॉलिटी क्या होता है, एक तरह से जो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, है ना, पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो पॉलिटी के ऊपर इन्होंने जो लिखा है पूरे का पूरा, वो किस में लिखा है, अमुक्ता मलयाडा, है ना। ये एक बुक के अंदर इन्होंने लिखा है। इस सीधा पेपर के अंदर ये भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, है ना। फिर इन अपने जो कोर्ट के अंदर ये भी जो है बहुत सारे पोइट्स को पैट्रोनाइज किया करते थे, है ना। तेलुगु, कन्नड़, तमिल पोइट्स को पैट्रोनाइज किया करते थे, जिनमें से मेन पोइट्स मैं बताता हूँ। 8 इनके मेन तेलुगु पोइट्स होते थे, लेकिन उनमें से इनको ये अष्ट दिग्गज भी बोलते थे। तो अगर पेपर में आए कि अष्ट दिग्गज किसके टाइम में थे, तो आप बोलेंगे कृष्णदेव राय के टाइम में थे। अब एक और चीज है कि इनके बारे में मेन देख लेते हैं। एक आपने तेनालीरामन की कहानियां सुनी होंगी, वो इन्हीं के पीरियड के असली में तेनालीरामन है ना। कृष्णदेव राय और तेनालीरामन, जी हाँ, ये वही कृष्णदेव राय हैं जो तेनालीरामन वाले हैं, है ना। जैसे अकबर के पास बीरबल था, ऐसी इनके पास तेनालीरामन थे। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तेज दिमाग वाले हुआ करते थे, है ना। और तेनालीरामन ने लिखी है पांडुरंगा महामात्यम, ये एक बुक है इन्होंने लिखी है। फिर दूसरे इनके कोर्ट में जो दरबारी हुआ करते थे, एक थे पिंगली सुराना। ये भी बहुत बड़े राइटर हुए, इनके भी कुछ कुछ मैंने बुक्स लिख दी हैं, अगर पढ़ना हो तो देख लेना। पर तेनालीरामन वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इनके। फिर एक और है अल्लाह सानी पेडाना, या फिर इनको आंध्र कविता पितामया ये भी बोल देते हैं। तो ये जो 3 हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा याद रखनी है। अब इनके टाइम में देखिए यहाँ तक तो हो गया कि ये राइटर्स थे। अब ये जो है ये ट्रैवलर्स जो इनके टाइम में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन ये पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हैं जो सीधा पेपर में आएंगे। तो इनके टाइम में देखिए कि जो फर्स्ट पोर्टुगीज राइटर आए भारत के अंदर, वो कौन थे, दुअर्ते बारबोजा। तो दुअर्ते बारबोजा इन्हीं के टाइम में आए हैं, कृष्णदेव राय के टाइम में आए। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाली राइटर कौन आए कृष्णदेव राय के टाइम में, तो आप बोलेंगे दुअर्ते बारबोसा आए, ठीक है। फिर एक और है फर्नानुनीज जो आए थे 1535 से 1537 एडी के बीच में आए थे। और जो फर्नानुनीज ही हैं, ये कृष्णदेव राय की कोर्ट में भी नहीं आए एक तरह से, ये उनके कार्यकाल के बाद आ रहे हैं। देखो आप 1530 के बाद आ रहे हैं ये, है ना, 1535 में आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये वो टाइम था, तो इन्होंने उस टाइम पे कृष्णदेव राय के बारे में भी लिखा है और देवराय 2 के बारे में भी लिखा है। ये ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को, है ना। तो ये एक तरह से कहना उचित नहीं है। फिर ऐसी देखिए डोमिंगो पाएज जो है, ये कब आते हैं, ये भारत के अंदर आते हैं 1520 एडी के अंदर। तो ये बेसिकली ये बताया गया है कि ये 3 राइटर भी आए हैं। ये 1516 में आते हैं, और ये 1520 में आते हैं, और ये 1535 के आसपास में भारत के अंदर आते हैं। अब देखो जो 1520 के अंदर आया है, तो वो इनके कार्यकाल में आया है एक तरह से। तो डोमिंगो पाएज जो है कृष्णदेव राय के कार्यकाल में एक तरह से आ गए, आप ये बोल सकते हैं। तो इन्होंने ही पूरे का पूरा अपनी बुक के अंदर इनके बारे में लिखा है, ठीक है भाई। बस उसके बाद तो ये है यार पूरी की पूरी कहानी की। कृष्णदेव राय के बाद ये अच्युता देव राय बनते हैं, फिर सदाशिव राय बनते हैं। अब
यहाँ पे क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर थिंग है ही नहीं है जो इनके बारे में जानी जाए। कुल मिला के जो मेजर थिंग्स थी ना वो मैंने विजयनगर की आपको बता दी है। फिर भी अगर मेरे को लगेगा कुछ कि विजयनगर एम्पायर में कुछ और भी बताना चाहिए तो मैं एक अलग से कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बट मेजर जो चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कृष्णदेवराय की हैं। उनके टाइम में ट्रैवलर्स कौन आए, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी, क्या क्या इंपॉर्टेंट उनके रिलेशंस रहे बाकियों के साथ, या उनके पिछले जो रूलर्स थे। मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है, मेजर मेजर थिंग्स बता दी। उनके टाइम में राइटर्स कौन कौन से थे, है ना, पोइट्स कौन कौन से थे, वो सब बता दिए। ये सीधे सवाल पेपर के अंदर आएंगे, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।